राघवेंद्र जी आदित्य को ओल्ड राजवंश लेकर आते हैं। वो घर के अंदर आते हैं तो राघवेंद्र जी के साथ एक बच्चे को देख सभी ना समझ में एक दूसरे को देखते हैं। राघवेंद्र जी सीधे घर के अंदर जाते हैं। इस समय हाल में सभी लोग बैठे हुए थे। तभी नीला जी राघवेंद्र जी से पूछती हैं, आप कहाँ चले गए थे और आपके साथ यह बच्चा कौन है? राघवेंद्र जी सोफे पर बैठते हुए और एक गहरी सांस लेकर एक गिलास पानी पीते हैं। सभी कोई राघवेंद्र जी को ध्यान से देख रहे थे। तभी राघवेंद्र जी बोलते हैं, ये हमारा बड़ा पोता है। सभी की आंखों में सवाल आ जाते हैं, पर तभी राघवेंद्र जी कहते हैं कि यह सारिका और पृथ्वी का बेटा है। ये सुनते ही नीला जी के आंखों से पानी निकल आता है। वह अपने पोते को न जाने कब से देखना चाह रही थी, पर राघवेंद्र जी ने कभी नहीं मिलाया। घर के कुछ मेंबर शॉक थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि पृथ्वीराज की किसी और से भी संबंध है। और तभी राघवेंद्र जी आगे बोलते हैं, यह अब यही रहेंगे। तभी एक तेज आवाज घर में गूंजती है, ये किसी और की नहीं विभा जी का था। विभा जी ने थोड़े सख्त और कठोर बनते हुए, पर मैं इसकी इजाजत नहीं देती हूँ। सभी लोग विभा की तरफ देखने लगते हैं। आज पहली बार था जब इस घर में विभा की इतनी तेज आवाज निकली थी। नहीं तो वह कभी इतनी तेज आवाज में बात नहीं करती थी। राघवेंद्र जी और नीला जी की विभा की समस्या को समझते थे। कोई भी औरत अपने ही सौतन के बच्चे को कैसे रखेगी, लेकिन राघवेंद्र जी कुछ बोल पाते। तभी विभा जी जाकर आदित्य का हाथ पकड़ती है और उसे खींचकर ले जाकर दरवाजा के बाहर धक्का दे देती है। आदित्य बाहर गिर पाता, तभी बाहर खड़ा अर्जुन उसे संभाल लेता है। आदित्य एक बार अर्जुन को देखा है जो उसी की उम्र का था। विभा जी के ऐसा कदम किसी ने सोचा नहीं था कि वह ऐसा कदम उठा सकती है। जब विभा जी की यह हरकत देखी तो राघवेंद्र जी तेज आवाज में चिल्लाकर बोलते हैं, विभा बहू ये क्या हरकत है? विभा गुस्से में राघवेंद्र जी से, पापा आप अभी भी हमसे पूछ रहे हैं ये क्या हरकत है? उस औरत ने मेरे पति को मुझसे छीन लिया, उसके बाद अब अपने बेटे को इस घर में जगह देना चाहती है। वो चाहती है कि वह मेरे बेटे की जगह ले और अपने बेटे के जरिए इस घर में आना चाहती है। राघवेंद्र जी अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगते हैं क्योंकि विभा जी बात को ना समझते हुए बिना किसी वजह का बस बात रख रही थी। राघवेंद्र जी इस समय मेंटली काफी डिस्टर्ब थे। जो अपने बेटे को एक पागलपन के रूप में देखकर आया हो, उसकी दुनिया उजड़ते देखकर आया। वो अपने आप को कैसे खुद को संभाला था ये तो सिर्फ एक बाप ही समझ सकता है। वह आराम से बोलते हैं, विभा पहले बात सुनो उसके बाद कोई निर्णय लो। विभा जी गुस्से में चिल्लाते हुए, मुझे कुछ भी नहीं सुनना पापा। उसे मेरा पति चाहिए था, मैंने अपना पति दिया, पर मैं इस घर में उसको यहाँ नहीं आने दूंगी और ना ही मैं अपने पति के नाम को छोड़ इस घर से जाने वाली हूँ। ये बात आप उसे समझा दीजिएगा। ये कह वो वैसे ही जाने वाली होती है। वैसे ही राघवेंद्र जी की आवाज सुनकर उनके कदम जम जाते हैं। राघवेंद्र जी बोलते हैं, सारिका अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही सभी सॉफ्ट हो जाते हैं। नीला जी राघवेंद्र जी के पास आते हुए, यह आप क्या कह रहे हैं? क्या हुआ है सारिका को? पृथ्वी जी ने सारिका के बारे में नीला को बताया था और नीला को सारिका से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। वो तो खुश थी कि पृथ्वी अपने प्यार से शादी करना चाहता है। पर कहा जाता है ना, बड़े बड़े अपने वचन को निभाने के लिए कितनी कितनी बड़ी युद्ध लड़ चुके थे, तो ये तो एक परिवार की शान वचन की बात थी। शायद यही गलती राघवेंद्र जी ने कर दी थी, या फिर यह कहा जाए किस्मत में यही लिखा था। राघवेंद्र जी फिर से कुछ कह पाए तभी विभा की आवाज आती है, यदि वो मर गई है तो भी हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी मैं उस लड़के को यहाँ पर नहीं रहने दूंगी। ये बात आदित्य जैसे जैसे बाहर खड़ा आदित्य सुन रहा था। उसके हाथों की मुठियां कश्ती जा रही थी। अर्जुन को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, और आदित्य भी यह समझने की कोशिश कर रहा था कि यह औरत उसकी मां को बुरा भला क्यों कह रही है। तभी राघवेंद्र जी की भी तेज आवाज आती है, विभा बहू इस घर का मालिक अभी मैं हूँ। इस घर का कर्ता धर्ता मैं हूँ, और यह मेरा डिसीजन होना चाहिए कि मुझे यहाँ किसको रखना है किसको नहीं। विभा जी के आंखों में आंसू आ जाता है और वह राघवेंद्र जी की तरफ मुड़ते हुए, आप कैसी बातें कर रहे हैं पापा? मैं भी तो कितनी खूबसूरत जिंदगी जिन्हें यहाँ पर आई थी, लेकिन क्या हुआ मेरे साथ? पृथ्वी मुझे छोड़कर चले गए, वह भी उस औरत के लिए। इतने साल तक मैं शादीशुदा होकर भी सभी के ताने सुन रही हूँ, और आज उसके लड़के को मैं इस घर में पनाह दूं। और वैसे भी पृथ्वी है ना, रख लेंगे इसका ख्याल, लेकिन मैं इस घर में इस लड़के को बर्दाश्त नहीं कर सकती। नीला जी विभा के पास आते हुए, बेटा हम आपकी सारी समस्या समझते हैं, हम आपकी तकलीफ को भी समझते हैं, पर बेटा आप एक बार उस बच्चे की तरफ देखिए, बिन माँ का बच्चा कहाँ जाएगा, कैसे रहेगा? विभा जी हैरानी से अपनी माँ की तरफ देखते हुए, माँ ये बात आप कह रही है, क्या आपको अपने पोते की चाह में मेरी सारी तकलीफ को भूल गई? ठीक है, जब आप सभी ने उन्हें यहाँ रखने का फैसला कर ही लिया है तो फिर मेरा भी फैसला सुनिए, या तो इस घर में मैं रहूंगी या तो ये रहेंगे, और मेरे इस फैसले को कोई नहीं बदल सकता। राघवेंद्र जी थोड़ी नरमी से, विभा आप एक बार पृथ्वी के बारे में तो सोचिए। विभा जी फीकी हंसी के साथ, मैं कोई रिप्लेसमेंट नहीं हूँ पापा, जो उनकी एक बीवी मर गई तो उनकी जगह पर मैं उसके साथ रहूं। आदित्य जैसे जैसे ये सब बात सुनते जा रहा था, उसके आंखें लाल होती जा रही थी, जैसे वो बहुत कुछ समझ रहा हो। तभी विभा जी गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, मैं उस गिरी हुई औरत की नाजायज बच्चे को नहीं रखने वाली।
ये बात जैसे ही आदित्य सुनता है वैसे ही अपना होश खो बैठता है और पास में रखे पॉट को खींचकर विभा को मारता है। जब तक कोई समझ पाता तब तक वो विभा जी के सिर पर लग चुकी थी। विभा की दर्द भरी चीख निकल जाती है और अर्जुन दौड़कर विभा के पास भागता है। सभी विभा जी को संभालने लगते हैं। उनके माथे से खून बहने लगता है। तभी अर्जुन गुस्से में आदित्य को देखता है और जाकर आदित्य को जोर से धक्का देता है, जिससे आदित्य भी जाकर पीछे गिर जाता है। दोनों के ही बीच में हाथापाई होने लगी थी। एक अपनी मां के बारे में कुछ सुन नहीं सकता था, जो अब इस दुनिया में नहीं थी, जो उसके लिए सब कुछ थी, जिसकी दुनिया उजड़ गई थी। तो दूसरा अपनी मां को इस तरह से किसी को मारते हुए नहीं देख सकता था। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खून पी जाने वाले नजरों से देख रहे थे। राघवेंद्र जी और घर के बॉडीगार्ड उन दोनों को अलग करते हैं। आदित्य तो कुछ नहीं बोलता, पर अर्जुन आदित्य को गुस्से में देख बोला, तूने मेरी मां को मारा, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। आदित्य बस चुपचाप अपने लाल से उसे देख रहा था। राघवेंद्र जी आदित्य के आंखों को देखकर एक पल के लिए डर जाते हैं। वो तुरंत उसके पास जा उसे अपने सीने से लगाकर उसके सर को सहलाने लगते हैं। आदित्य काफी देर बाद धीरे धीरे नॉर्मल होता है। 1 घंटे बाद जब विभा जी के माथे की पट्टी हो जाती है तो वह नफरत भरी नजरों से आदित्य को देख रही थी। फिर राघवेंद्र जी को देखते हुए देख लिया ना पापा कि किस तरह का लड़का है और किस तरह से इसकी परवरिश है। अब आपको निर्णय लेना है कि मैं इस घर में रहूं या जाऊं। विभा जी की फिर से जिद देखते हुए राघवेंद्र कुछ कहने ही जा रहे थे, तभी उनका फोन बजता है। फोन डॉक्टर सुभाष का था। जैसे ही राघवेंद्र फोन कॉल पर डॉक्टर सुभाष की बातें सुनते हैं, उनके हाथ से फोन गिर जाता है और वो धम्म से बिस्तर पर बैठ जाते हैं। सभी घबराते हुए राघवेंद्र जी से क्या हुआ है, किसका फोन था? तभी राघवेंद्र जी घबराते हुए डॉक्टर सुभाष का था, हमें तुरंत अस्पताल चलना है। सभी लोग समझ नहीं पाते कि आखिर कौन है अस्पताल में और क्यों चल रहा है, पर शायद आदित्य यह सुनकर समझ गया था और वह तुरंत बाहर की तरफ जोर से भागता है। राघवेंद्र जी आदित्य को भागते हुए उसके पीछे भागते हैं और अर्जुन भी तभी आदित्य भागते हुए सिर्फ एक ही बात कह रहा था, मुझे पापा के पास जाना है, मुझे पापा के पास जाना है। सारे बॉडीगार्ड राघवेंद्र के इशारे पर आदित्य को पकड़ लेते हैं। राघवेंद्र आदित्य के पास आते हुए, आप परेशान ना हो, हम लेकर चलते हैं। लीला जी बिना कुछ पूछे गाड़ी में बैठ जाती है। राघवेंद्र जी इशारे से विभा को भी चलने के लिए बोलते हैं। विभा बिना कुछ जवाब दिए गाड़ी में बैठ जाती है। तभी वो आधे घंटे बाद सभी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अस्पताल पहुंचते ही जैसे ही सुभाष सामने ही दिखता है तो विभा, नीला जी और राघवेंद्र जी और दोनों बच्चे सुभाष जी के पीछे उनके केबिन में चले जाते हैं। सुभाष जी एक नजर आदित्य को देखते हुए, अंकल पृथ्वी की हालत काफी ज्यादा खराब है, वो मेंटली काफी डिस्टर्ब है, मुझे उसको साइकास्टिक को दिखा रहे हैं और वो चेक भी कर रहे हैं। राघवेंद्र जी तड़पते हुए, क्या हुआ है, आप साफ साफ बताएं। सुभाष गहरी सांस लेकर, आप खुद चलकर देख ले, उसके बाद बात करते हैं। वो लिफ्ट से ऊपर जाता है। ऊपर जाकर वो गैलरी से होते हुए एक सुनसान इलाके में जाता है। वो सभी लोग जाते हैं तो किसी के चीखाने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तभी वो देखते हैं एक बड़ी सी विंडो जो उस रूम में लगी हुई है। सुभाष उस विंडो के पास खड़ा हो जाता है और घर के सभी मेंबर भी। वो अंदर जैसे ही पृथ्वी की हालत देखते हैं, सभी के आंखों से आंसू आ जाते हैं। विभा अपने सीने पर हाथ रख खिड़की को जोर से पकड़ लेती है। नीला रघुवीर जी को भी पकड़ लेती है। सामने पृथ्वी एकदम पागलों के जैसा हरकत कर रहे थे और चिल्लाकर सिर्फ एक ही बात कहे जा रहे थे, मुझे मेरी सारिका दे दो, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं। वो उससे शराब मांगते थे, मुझे दे दो नहीं तो मर जाऊंगा, मुझे मेरी सारिका दे दो। वो इसलिए चिल्ला रहे थे क्योंकि घर पर वह सारिका की फोटो देखकर ही उसको दिन रात काट रहे थे, पर इस समय उनके पास कुछ नहीं था। उन्हें बेहोशी की हालत में लाया गया था, पर जैसे ही उन्होंने आंखें खोली और अपने आगे पीछे किसी को नहीं देता वो तड़प जाते हैं। तभी अचानक पृथ्वीराज अपने आप को पूरी तरह से समेट लेते हैं और जैसे ही डॉक्टर उनके पास आते हैं उसे बोलते हैं, दूर हो मुझसे, दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत, मैं खूनी हूँ मैंने सारिका को मार दिया, अपने प्यार को मार दिया, मैंने उसे मार दिया। उसका पल पल बदलता बिहेवियर, डॉक्टर और घर वालों को तो यही लग रहा था कि वह अपने होश में नहीं है और वह ऐसे बोल रहा है, पर आदित्य के दिमाग में ये बात फिट हो गई थी कि मैंने सारिका को मार दिया है। पृथ्वी की कंडीशन हर कोई देख रहा था। अपने बेटे की यह हालत देख नीला जी धम्म से वहीं पर बैठ जाती है। राघवेंद्र जी नीला के कंधे पर हाथ रखते हुए, अपने आप को संभालिए, अभी तो आपको मुझे अभी पृथ्वी को भी संभालना है। विभा तो किसी भी हाल में बोलने को भी नहीं थी, उसके आंखों से आंसू रुकने का नाम भी ले रहे थे। वो चाहे जैसी भी हो, पर वो पृथ्वी से बहुत प्यार करती थी, भले ही एक तरफा प्यार था। आज अपने ही प्यार को, अपने पति को इस हाल में देख वो तड़प जाती है। वो हल्का लड़खड़ाने को होती है, अर्जुन उन्हें संभाल लेता है। कुछ देर बाद सुभाष उन सभी को अपने केबिन में ले जाता है और बैठता है और एक गहरी सांस लेकर बोलता है, पृथ्वी की हालत आप लोग अच्छे से देख चुके हैं। उसका सारिका नाम की लड़की से जो भी रिश्ता था उसे मार दिया है, या उसके मौत का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं।
राघवेंद्र जी अपने आप को संभालते हुए, हमें क्या करना है डॉक्टर? आप उसे बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट दीजिए, जहां से आपको डॉक्टर बुलानी है आप बुलाए, पर मेरा बेटा पहले जैसा होना चाहिए। सुभाष राघवेंद्र जी को देखते हुए, अंकल वो कोई बीमार नहीं है कि उनका कोई इलाज किया जाए। वो एक ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, उन्हें उस ट्रॉमा से बाहर निकलना है। उन्हें किसी के प्यार की जरूरत है, किसी के सहारे की जरूरत है। अगर वो किसी को अपने पास आने देते हैं और उन्हें वो प्यार मिलता है तो वह धीरे धीरे ठीक हो सकते हैं। नहीं तो वह ऐसे ही हालात पर रहेंगे तो उन्हें हम आजीवन बेहोश तो करके नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो होश में आने पर वो ऐसी ही हरकतें करेंगे और एक समय ऐसा आएगा कि वो उनके दिमाग पर असर कर जाएगा और उनके साथ कुछ भी हो सकता है। मेरे हिसाब से आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। राघवेंद्र जी सुभाष से, हम सब समझते हैं, आप अपना ट्रीटमेंट शुरू करिए। सुभाष हाँ में सिर हिलता है और सभी लोग वहां से चले जाते हैं। राघवेंद्र जी आदित्य को घर पर लेकर जाते हैं, पर विभा जी इस बार कुछ बोलती नहीं और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। इन कुछ दिनों में ना वो अच्छे से खा रही थी ना पी रही थी। अर्जुन को अपनी माँ की हालत देखी नहीं जा रही थी। उसे यही लग रहा था इन सब के पीछे आदित्य और वो औरत है जिससे उसकी माँ की यह हालत हुई है। तो वही उसके उलट आदित्य की आंखें सर्द हो चुकी थी, उसके चेहरे में कोई इमोशन नहीं थे। ना वो किसी से बात करता था, ना ही वो हंसता बोलता था। ऐसे ही 2 महीने निकल जाते हैं। अचानक हॉस्पिटल से एक दिन फोन आता है कि पृथ्वी हॉस्पिटल छोड़कर भाग गए हैं। ये सुनते ही मेरे घर वाले एकदम से परेशान हो जाते हैं। तभी जब विभा को ये बात पता चलती है, वो अपने रूम का दरवाजा खोल बाहर की ओर भागते हैं। सभी लोग अस्पताल में पहुंचते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं, पहले तो हमें लगा कि वो कहीं चले गए हैं, पर हमने हर जगह सीसीटीवी कैमरा से चेक किया, वो बाहर नहीं गए, पर वो एक कमरे में अपने आप को लॉक कर लिए हैं। और पता नहीं ऐसा क्या उन्होंने सिक्योरिटी किया है कि हम लॉकर खोल भी नहीं पा रहे हैं। पृथ्वी एक अनकवर मेजर रह चुके थे, वो सिक्योरिटी हैकर थे। भले ही वो इस समय दिमागी रूप से ठीक नहीं थे, पर जिस इंसान को चाहे जो हो जाए, पर वो कभी नहीं भूल सकता। शायद वो सभी से बचने के लिए, यहां से भागने के लिए खुद को एक कमरे में बंद कर चुके थे। सभी लोग दरवाजा खोलने की हर मुमकिन कोशिश करता, पर वह नहीं कर सके। सभी जब उसे दरवाजे के पास जाते हैं तो राघवेंद्र जी आवाज लगाते हैं, पृथ्वी बेटा दरवाजा खोल दो। नीला जी भी ऐसे ही चिल्लाती है, यहां तक कि अर्जुन भी पापा पापा कहकर चिल्लाता है, पर कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। तभी विभा उस दरवाजे के पास आती है और उस पर हाथ रख अपने आंसू भरी आंखों से एक ही शब्द बोलती है, फ्री। फ्री सुनते ही सभी विभा को देखने लगते हैं। विभा को ये शब्द बोलने में काफी तकलीफ हो रही थी, क्योंकि प्री शब्द सारिका पृथ्वी को बोलती थी और यह बात विभा जी को तब पता चली थी जब वो उनके साथ इंटीमेट हुई थी, क्योंकि पृथ्वी सारिका को ही समझकर विभा जी के साथ वो सब कुछ किए थे। अभी 4 से 6 सेकंड भी नहीं बीता होगा तभी वो दरवाजा खुल जाता है। सभी 2 कदम पीछे होकर हैरानी से देखने लगते हैं। दरवाजा खुलते ही विभा भारी कदमों से अंदर जाती है। उनके अंदर जाते ही पृथ्वी विभा को गले लगा लेते हैं और उनका पूरा चेहरा चूमने लगते हैं और सिर्फ एक ही शब्द बोलते हैं, सारिका सारिका तुम आ गई। सब कह रहे थे तुम मर गई, पर मुझे पता था तुम जिंदा हो सारिका। ये बोल उनसे बच्चों की तरह लिपट कर रोने लगे। ये सब देख घर वाले की आंखों में आंसू आ जाता है। विभा जी तो पत्थर की मूर्ति जैसी जम जाती है। एक अपने पति को किसी और के नाम से पुकारते देख एक औरत को क्या तकलीफ हो सकती है, ये एक औरत ही समझ सकती है। जिस प्यार के मुंह से वो खुद के लिए नाम सुनना चाहती थी, उसके छुवन को खुद के एहसास के साथ चाहती थी, पर वह यदि उन्हें छुआ भी तो किसी दूसरी औरत के नाम पर विभा जी के लिए ये सब करना मुश्किल था। उन्होंने अपने आप को इन 2 महीना में मेंटली प्रिपेयर किया था, क्योंकि वह अपने प्यार और अपने पति को मरते नहीं देख सकती थी। सुभाष जो ये सब देख रहा था वह राघवेंद्र जी से कहता है, मेरे हिसाब से उनकी दवा मिल गई है, अगर यह उनके साथ रहे तो ये जल्द से जल्द ठीक हो सकते हैं। इन्हें किसी दवा की जरूरत नहीं है, इन्हें सिर्फ प्यार की जरूरत है। कुछ दवा के साथ कुछ हिदायतों के साथ सभी पृथ्वी को घर पर लाते हैं। पृथ्वी एक बच्चे के रूप में, उनके दिमागी संतुलन इस समय बिगड़ चुकी थी। उनके लिए विभा सिर्फ उनकी सारिका थी, वो विभा के इर्द गिर्द ही घूमते थे। आदित्य अपने पिता को किसी और औरत के साथ रहते देख, जो कभी उसकी मां के साथ रहता था, हंसता था, खेलता था, और किसी और औरत की इतने करीब देख वो पूरी तरह से कठोर बन चुका था। उसके दिल का दर्द समझने वाला वहां कोई नहीं था, क्योंकि हर किसी को लगता था आदित्य एक बच्चा है और वह सब कुछ अपना लेगा। पर आदित्य बच्चों के रूप में तो कब का बड़ा हो चुका था। घर पर लाने के बाद सब हंसी खुशी रहने लगे थे। पृथ्वी की भी धीरे धीरे वो हंसने बोलने लगे थे, पर दिमाग की संतुलन ठीक ना होने से वो विभा जी को ही सारिका समझते थे और एक कमरे में भी सारिका समझकर वो विभा के साथ सोते थे, जो एक औरत को अंदर ही अंदर तोड़ने के लिए काफी था। खुद का पति उसके करीब किसी और औरत को समझ आ रहा था। ये तकलीफ विभा जी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, पर उन्हें सिर्फ एक संतुष्टि थी कि उनके पति उनके पास आ चुका है, चाहे जिस भी जरिए। धीरे धीरे मेडिकल के जरिए पृथ्वीराज सही होने लगे थे और सही होने के साथ साथ उन्हें यह भी समझ आने लगा था कि विभा सारिका नहीं है। वो अपने अस्तित्व में वापस आने लगे थे। उन्हें धीरे धीरे समझ आया कि उन्होंने क्या गलती की है और क्या हो गया है।
दवा की वजह से वो दोबारा उसे ट्रॉमा में तो नहीं गुजरे, लेकिन वो एक गिल्ट में बंध चुके थे। वो विभा के आदी जरूर हो चुके थे, पर दिल तो सिर्फ सारिका के पास था। पर यदि कोई उनसे सबसे दूर हो चुका था तो वह था आदित्य। आदित्य जो कभी अपने पापा का दोस्त, कभी बचपन के साथ दोनों खेला करते थे। आदित्य उनकी तरफ एक नजर उठाकर भी नहीं देखा था। धीरे धीरे पृथ्वी को आदित्य का एहसास होता है। वो आदित्य के पास जा बोलते हैं, आदि। पर आदि उनके सामने हाथ दिखाकर सिर्फ एक ही बात कहता है, आपको अपनी बीवी और बच्चे और परिवार मिल चुका है। आपसे मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। एक 10 साल का लड़का जब ये बात बोला तो सभी के दिल कचोट कर रह गया। पृथ्वीराज को अपना बेटा दूर जाता दिखाई दिया, पर वो उसे रोक ना सके। राघवेंद्र जी के प्यार और नीला जी के दुलार से आदित्य उस घर से बाहर तो नहीं गया, पर उन दोनों के अलावा उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। एक दिन ऐसे ही अचानक विभा जी किचन में काम करते करते ही बेहोश हो जाती है। उन्हें डॉक्टर चेक करते हैं तो पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। सभी के परिवार में खुशियां आ जाती है, पर खुशी उस घर में ना पृथ्वी के चेहरे पर थी, ना ही अर्जुन पर और ना ही आदित्य पर। सबकी अपनी अपनी अलग व्यथा थी। पृथ्वी जो अपनी ना होती हुए भी उनके साथ थे, पर वो अब विभा का साथ नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि इन 2 सालों में विवाह ने उनका इतना ध्यान रखा था। एक मेंटली टॉर्चर झेला था, उनकी एक इज्जत जरूर बन गई थी, पर वो आज तक उससे नहीं कर पाए। विभा को एक पति का हक दे दिए थे, पर उनका दिल सिर्फ सारिका के पास था। वही आदित्य हर किसी को अपनी मां का कातिल समझने लगा था। वही अर्जुन अपने पिता से दूर हो चुका था। वजह सिर्फ ये कि जैसे जैसे अर्जुन समझदार बनता जा रहा था, उसे बस एक ही बात समझ में आई कि उसकी मां को उसने यूज किया गया है। उसके पिता उसकी मां के रहते हुए भी किसी दूसरे से शादी किया। उसके मन को और उसको वह प्यार नहीं मिला, सिर्फ दूसरी औरत और आदित्य की वजह से। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता है। 9 महीना विभा जी के भी पूरे हो चुके थे। वो काफी खुश रहने लगी थी। उन्होंने अपनी यह जिंदगी अपना लिया था, उन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए था। अचानक वो रूम में बैठी थी, उनका पेट में दर्द होने लगता है और वह रोते हुए पृथ्वी को उठाते हुए बोलती है, पृथ्वी मुझे दर्द हो रहा है। पृथ्वी जो सोए थे वो अचानक उठकर बैठ जाते और बोलते हैं, क्या हुआ विभा? विभा, मुझे लेबर पेन हो रहा है। मुझे लेबर पर हो रहा है। ये सुनते ही पृथ्वी परेशान हो जाते हैं। वो बोलते हैं, आप परेशान ना हो, हम तुरंत माँ को बुलाते हैं। ये बोल वो तुरंत जाकर अपनी माँ को बुलाते हैं। कुछ देर बाद सभी हॉस्पिटल में होते हैं। विभाजी अस्पताल में उनकी चीख गूंज रही थी। कुछ समय बाद एक बच्ची की रोने की आवाज आती है। तभी कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और वो एक बच्ची को बाहर लाते हैं जो काफी शांत थी। तभी नीला जी परेशान होते हुए, डॉक्टर बच्ची रो क्यों नहीं रही है? सभी परेशान हो जाते हैं, वो बच्ची कोई रिस्पांस नहीं कर रही थी। तभी दूर खड़ा आदित्य जो उसे बच्ची को एक टक देख रहा था, न जाने उसे ऐसा क्या होता है, वो अपनी कदम आगे बढ़ता है और उस बच्ची को दादी के हाथ से अपनी गोद में ले लेता है। आदित्य के गोद में जाते ही वो बच्ची अपनी आंखें खोल देती है और उसके रोने की आवाज आने लगती है। सभी ये देख खुश हो जाते हैं। सभी एक चैन की सांस लेते हैं। आदित्य उस बच्ची को अपने सीने से लगा लेता है। जब कोई भी उस बच्ची को लेना चाहा तो आदित्य ने उस बच्ची को किसी को नहीं दिया। तभी आदित्य उस बच्ची का नाम शिविका रखा और उसे धीरे से बोल शिवी। जैसे ही यह शब्द पृथ्वी जी सुनते हैं, वो अपने दिल पर हाथ रख लेते हैं, क्योंकि यह वह नाम था जो उन्होंने सारिका से अपनी बच्ची का रखने के लिए बोले थे। सारिका जब पृथ्वी से बोलती है, प्री मुझे एक बच्ची चाहिए जो आदित्य को राखी बांध सके और हमारे घर में एक नन्ही सी परी आ जाए। तभी सारिका फिर से एक्साइट होते हुए, वैसे आपको पता है मैंने क्या नाम सोचा है? पृथ्वी, हाँ बताइए। सारिका खुश होकर, मैं अपनी और आपका नाम से सब मिक्स कर मैंने उसका नाम शिविका रखूंगी। पृथ्वी, पर ये तो कहीं से भी मैच नहीं कर रहा है हमारे नाम का। सारिका जिद करते हुए, पर मुझे यही नाम रखना है। ये याद आते ही पृथ्वी के आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। आदित्य एक नजर पृथ्वी को देखता है और मन में बोलता है, मैं आपको अपनी माँ को भूलने नहीं दूंगा। जब जब आप इस नाम को सुनेंगे तब तब आपके दिल में तकलीफ होगी। आपको मेरी माँ के जाने का, आप मेरी माँ को इतनी आसानी से नहीं भूल सकते। आपको पल पल ये नाम सुनकर तड़पना होगा। अर्जुन अपने वर्तमान में वापस आता है। प्रिया उसे अपने सीने से लगा लेती है। अर्जुन उसे पकड़कर रोने लगता है और वो प्रिया को देखकर बोलता है, इसीलिए मुझे उस इंसान से नफरत है। किस्मत ने चाहे जो भी खेल खेला हो, यदि आदित्य की माँ के साथ इंसाफ नहीं हुआ है तो मेरी भी माँ के साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ था। अपने कल का तकलीफ वो प्रिया के सामने बोल देता है। जो मन में गुबार उसके न जाने कितने साल था, वो आज प्रिया के सामने खोलकर रख देता है। आज उसे अपने दिल की हाल अच्छी लग रही थी। आखिर किससे बताता ये सब बात की एक छोटे से बच्चे जो हर पल अपने मन में ये सब लेकर चला है। प्रिया उसे शांत करती है। काफी देर तक अर्जुन रोता रहता है। तभी जब अर्जुन शांत होता है तब प्रिया पूछती है, अर्जुन एक बात बताओ, तुम्हारे और आदित्य में दोस्ती कैसे हुई? मतलब जब तुम दोनों इतने दुश्मन बने थे तो तुम्हारी दोस्ती कैसे हुई? प्रिया की यह पूछने पर कि उन दोनों के बीच दोस्ती कैसे हुई, अर्जुन चुप हो जाता है। प्रिया कार से बोतल का पानी निकालती है और वह अपने हाथों में पानी ले अर्जुन का चेहरा पोंछने लगती है।
अर्जुन एकटक प्रिया को देख रहा था और प्रिया उसे पानी पीने का इशारा करती है तो अर्जुन पानी पी उससे बोलता है, हमारे बीच कभी नहीं बनी। वजह यह नहीं था कि मुझे वह पसंद नहीं था, वजह यह था कि वो उस औरत का लड़का था जिसकी वजह से मेरी माँ हमेशा तड़पती थी। हमारे समय ऐसे ही बीतने लगे थे। मेरी माँ ने उसे अपना लिया था, पर उसे कभी वो प्यार नहीं दिया। उसे इस घर का बेटा तो जरूर माना गया था, पर मेरी माँ ने कभी उसके सिर पर प्यार से हाथ नहीं रखा। हर कोई एक दूसरे के साथ खेलते पर वो हमेशा अकेला अपना पढ़ना या फिर अकेले ही बैठकर अपना सोच में गुम होता। ये सब बताते हुए अर्जुन अतीत में चला जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन निकलने लगते हैं, पर एक दिन भी आदित्य ने मुझसे बात करने की कोशिश की और ना ही मैं उसकी तरफ देखा था। पर कहते हैं ना चाहे लाख दुश्मन हो, पर यदि खून का रिश्ता है तो वो एक दूसरे के पास खींच ही लेता है। उस समय मैं 5 क्लास पर पढ़ता था। तभी मेरे ड्राइवर की कॉल आती है कि उसे आने में आधा घंटा लग जाएगा, गाड़ी बिगड़ चुकी है। तो मैं भी धीरे धीरे पैदल ही जाने लगा। पर कहा जाता है ना, अपनी अमीरी और अपनी दबंगई कभी कभी आपके सामने आपकी मुसीबत बनकर आ जाती है। मैं जा ही रहा था तभी कुछ लोग मुझे हिट कर दिए। मैं जब पीछे देखा तो मेरे ही क्लास के लड़के थे जो हाथ बांधे खड़े थे। मैंने गुस्से में पूछा, अतुल तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे गिराने की? अतुल मुस्कुराते हुए, जो खुद गिरा हुआ हो उसे गिराने में क्या डर। ये सुनते ही अर्जुन गुस्से में तिलमिला जाता है और उठकर उसे जोर से दूर धकेल देता है। अर्जुन के इस वार के लिए वो लड़का तैयार नहीं था और वह जाकर दूर गिरता है। उसका सर जाकर एक इंच पर लगता है और उसके सर से खून बहने लगता है। पर तभी उन सभी के ग्रुप का लड़का अर्जुन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे पर बहुत ज्यादा मारते हैं। अर्जुन एकदम अधमरी हालत में था। दरअसल वो लड़का उसके फैमिली मेंबर उसके चाचा के दोस्त का लड़का था और घर की बातें कहीं न कहीं बाहर आ ही जाती है। तो अर्जुन, जो कि क्लास में पढ़ने में तेज तो नहीं था पर हमेशा एक घमंड के साथ रहता था। कोई भी किसी को परेशान करता है तो उसे वह बिना किसी से डर के मारता था और प्रिंसिपल भी कुछ नहीं कहते थे। पर अर्जुन ने कभी किसी गलत लड़के को हाथ नहीं लगाया था। उस लड़कों ने मिलकर अर्जुन से बदला लिया था उसको अकेला पाकर। उस समय तो मैं काफी बेहोश हो चुका था। तभी मेरे पास कोई आता है, मैं उसे आधी बेहोशी में देखता हूं तो मेरे सामने आदित्य खड़ा था, जो मुझे उठा रहा था। पहली बार आदित्य मेरे करीब आया था। वो मुझे किसी तरह उठाता है, तब तक एक दो लोग और आ जाते हैं। वो सभी मुझे उठाकर अस्पताल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में 4 से 5 दिन लगते हैं। ठीक होने पर जब मैं स्कूल आता हूं तो जो खबर मुझे मिलती है मैं उसे सुन हैरान था। मुझे मेरे एक क्लासमेट ने बताया कि जिन लोगों ने तुझे मारा था वो सभी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो मैंने पूछा, हुआ कैसे हुआ? मेरा दोस्त बताता है कि तुझे पता है वो सब जो बस स्टैंड पर बस पकड़ने जाते हैं ना, उन्हीं के बीच रास्ते में मैंने देखा आदित्य उन सभी को हॉकी से पीट रहा था। तुझे पता है मैंने इतना गुस्से में उसे कभी नहीं देखा था। वो बहुत भयानक लग रहा था। और तो और उसके समझ लो सभी के हाथ पैर टूटे पड़े हैं। ये सुनते ही अर्जुन हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि आदित्य तो मुझसे नफरत करता है, बात नहीं करता तो वो मेरे लिए ऐसा क्यों करेगा। यही से शुरुआत हुई थी अर्जुन का आदित्य के करीब होने का, क्योंकि था तो वह एक बच्चा ही, भले ही सब चीज एक तरफ पर अपने लिए जो खड़े रहे उसके प्रति एक लगाव तो होना शुरू हो ही जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगा। अर्जुन उसके बाद से उसने आदित्य से बात करने की कोशिश करने लगा। आदित्य उसे कभी कोई बात नहीं करता था, फिर भी अर्जुन उसके पीछे ही पड़ा रहता था। यहाँ तक कि अर्जुन कोई भी गलती करता, यदि घर पर पता चलता है तो आदित्य के इल्जाम अपने ऊपर ले लेता। आदित्य के ऐसा करने से धीरे धीरे अर्जुन भी हर मामले में आदित्य का साइड लेने लगा था। यहीं से शुरुआत होती है विभा जी का आदित्य से गुस्सा होना, क्योंकि उन्हें लगता कि उनका अपना बेटा खुद से दूर होता जा रहा था। उन्हें लग रहा था आदित्य उनके बेटे को उनसे छीन रहा है। पर आदित्य को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि विभा जी उसके बारे में क्या सोच रही है। पर आदित्य को उन सभी के साथ रहते रहते अर्जुन यहाँ तक शिवी में उसकी जान बसने लगी थी, क्योंकि सारिका जी को खोने के बाद और अपने पिता को अपनी नजरों से दूर करने के बाद उसे अर्जुन और शिवी ही उसकी सहारा थे। ऐसे ही धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है। आदित्य तब भी अर्जुन से कम बात करता था, पर उसे अर्जुन का साथ अच्छा लगने लगा था। अर्जुन और आदित्य की करीबी सभी को दिखती थी, पर विभा को अर्जुन और आदित्य के करीबी बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। उन्होंने अर्जुन को कितना समझाया, कितना डांटा, पर अर्जुन नहीं माना। अब तो वह सबके सामने खुलकर आदित्य से बात करता था। वह तो सब कुछ भूल चुका था कि क्या हुआ है क्या नहीं। अर्जुन अपने वर्तमान में आते हुए, धीरे धीरे हम बड़े भी हो गए पर हमारी दोस्ती नहीं टूटी। माँ को हमेशा से ऐसा लगता था कि मैं आदित्य की वजह से पढ़ाई नहीं करता और मैं सिर्फ उसके आगे पीछे घूमता हूँ। वो मेरी वजह से न जाने कितना आदित्य को जली कटी सुना देती थी, पर आदित्य उनसे कोई भी बात नहीं करता था। कुछ समय बाद जब हम 7th क्लास में थे, तभी आदित्य अपने साथ एक लड़का लेकर आता है। उस लड़के की हालत थोड़ी खराब थी। देखने से ही समझ आ रहा था ना जाने कितने दिनों से नहाया और ना खाया हो ना पिया हो। वो उस लड़के को घर में लेकर आता है तो तिलक आदित्य को गुस्से में देखते हुए, ये तुम किस भिखारी को ले आए हो? आदित्य कुछ भी नहीं बोलता और सीधे राघवेंद्र जी के पास जाते हुए, दादाजी मैं इसे अपने साथ रखना चाहता हूँ।
अपना भाई बनकर क्या इसे यहाँ रखने के लिए मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत है? ये सब बोलते वक्त आदित्य राघवेंद्र जी को एक टक देख रहा था बिना भाव के। राघवेंद्र जी उसकी आंखों को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी वो आदित्य को देखते हुए, यदि तुम्हारी इच्छा है कि तुम इसे यहाँ रखो तो तुम जरूर रख सकते हो, क्योंकि तुम इस घर के बराबर के हिस्सेदार हो और यहाँ पर तुमसे कोई भी किसी भी प्रकार का सवाल नहीं करेगा। यदि तुम चाहते हो इसे प्यार, मान, सम्मान दिया जाए तो वह भी दिया जाएगा। आदित्य के अंदर एक संतुष्टि दिखती है, पर यह बात सुन तिलक जल उठता है, क्योंकि उसकी बात काटी जा चुकी थी। वो शुरू से ही आदित्य को कभी पसंद नहीं करता था। ऊपर से वो किसी को अपने साथ भी लाया और उसके मना करने का भी कोई फर्क नहीं पड़ा। इससे उसके दिल में आदित्य के प्रति और भी नफरत बढ़ने लगी। वो लड़का थोड़ा डरा सहमा सा था। आदित्य उसे लेकर अपने रूम में चला जाता है और अपने रूम में बेड पर बैठाने लगता है, तो वो लड़का बोलता है, नहीं, मैं यहाँ बैठूंगा तो बिस्तर गंदा हो जाएगा। आदित्य मुस्कुराते हुए, तुम बैठो, तुम मेरे भाई हो, मैं ये बात तुम्हें समझाया था ना। वो लड़का आंसू भरी आंखों से आदित्य को देखने लगता है। शायद आदित्य इतने समय के बाद उस लड़के के सामने मुस्कुराया था और आदित्य उसे अपने वॉशरूम में भेज उसे नहाने को बोलता है और उसे अपने नए कपड़े लाकर देते हुए बोलता है, चलो। वो लड़का कपड़े पहन चला जाता है। उस लड़के को देख सभी हैरान हो जाते हैं। जो अभी गंदी फटी हालत में था, वो इतना खूबसूरत लड़का निकला, कोई सोच भी नहीं था। तभी आदित्य उसका हाथ पकड़ते हुए, वैसे तो मैं इसे अपने फैमिली में जोड़ना चाहता था, पर इसकी खुददारी यह गवाही नहीं देती, इसलिए इसके बिना अस्तित्व को मिटाए। इसका नाम वीर रायजादा है। नाम चाहे जो भी हो, पर वह इस घर का फैमिली मेंबर है, और यदि किसी ने भी इसे गलत तरीके से यहाँ पर ट्रीट करने की कोशिश की। यह सब बोलते हुए वो तिलक को देख रहा था, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी तिलक गुस्से में आकर वीर को धकेल लेता है और बोलता है, मैं इस घर में किसी भी भिखारी को नहीं रखने वाला जिसके नाम माँ बाप का पता हो। वो इतना ही बोल पाता है। आदित्य एक जोर का चाटा तिलक के गाल पर मरता है। सिर्फ एक चाटा से तिलक लड़खड़ाते हुए नीचे गिर जाता है। आदित्य उसका कॉलर गुस्से में पकड़ते हुए सीने पर अपने पैर रखते हुए दबाव बना, मैंने जो एक बात कह दी वो पत्थर की लकीर है। यदि मेरी बात को किसी ने भी काटने की हिम्मत की तो उसे जिंदा गाड़ दूंगा। एक 14 साल के लड़के के मुंह से इतनी भयानक बातें सुन और उसकी आंखों का वो गुनाह हर किसी को कपकपा दे गया था। ऐसा लग रहा था आदित्य तिलक को नहीं, घर के हर मेंबर को धमकी दे रहा हो। ये बोल वो वीर को ले अपने साथ चल देता है और अर्जुन भी उसके पीछे चला जाता है। उधर तिलक अपनी बेइज्जती का घुट पीते हुए अपने मन में से एक ही बात कहता है, आदित्य तू जब से इस घर में आया मेरी सारी हक को मार लिया। दादाजी सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते थे, पर जब से तू आया उनका सारा ध्यान सिर्फ तुझ पर है। मैं तुझे उनकी नजरों में पूरी तरह से गिरा दूंगा, बस तू उस समय का इंतजार कर। तेरी हर प्यारी चीज मैं तुझे छीन लूंगा, उसे बर्बाद कर दूंगा। ये तिलक राजवंश का खुद से वादा है। यहाँ से तिलक और आदित्य की एक गहरी दुश्मनी शुरू हो जाती है और वीर आदित्य अर्जुन की एक खूबसूरत सी दुनिया एक तीनों के साथ बनने लगती है, जो शायद जन्मों जन्मों तक नहीं टूटने वाली थी। अर्जुन अपने सेंस में वापस आता है। प्रिया की आंखें नम हो जाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, एक गुंडा मवाली आदित्य जिससे लोग कांपते हैं, जिसे लोग कभी भी अच्छा नहीं समझते हैं, वो उसने दुनिया में कितनी सारी तकलीफों का सामना किया है और हर अपने के लिए वो लड़ा है। अर्जुन प्रिया को देखते हुए, प्रिया इसलिए मैं आदित्य को अपना राम मानता हूँ और खुद को एक लक्ष्मण। तुम्हें पता है वीर हम सबका भरत है, जिसकी बात कोई नहीं काट सकता, खुद आदित्य। ये बोलते हुए हंसने लगता है और प्रिया हाँ में सिर हिलाती है। तभी अर्जुन प्रिया का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए, इसलिए तुम्हें कभी परेशान होने की जरूरत नहीं होना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, क्योंकि जो मेरा राम और भरत बैठा है ना, वो मुझे कच्चा चबा जाएंगे। प्रिया मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देती है। ये दोनों में कुछ देर बाद वहां से चले जाते हैं, अपने दिल में एक हल्कापन लिए, क्योंकि आज प्रिया को अर्जुन पर पूरी तरह से विश्वास हो चुका था कि अर्जुन कभी उसे धोखा नहीं दे सकता, और उसने अपने आप में एक दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह कभी भी अर्जुन पर शक नहीं करेगी, चाहे कोई भी हो। रात का समय वीर कीर्ति को न जाने कब से कॉल कर रहा था, पर कीर्ति उसका कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। वीर को जब से पूरब के परिवार वाले उसके घर पर आए हुए थे यह बात पता चली थी, उसके बाद से वह ये जानना चाहता था कि वो सब इतने अचानक बीच में क्यों आए थे। स्टडी रूम में वो इधर उधर चक्कर काट रहा था। तभी आदित्य उसे देखते हुए, अब बस भी करो, बैठ जाओ, कितनी चक्कर लगाओगे। तभी वीर, आदि मुझे कुछ घबराहट सी हो रही है, जैसे कुछ ठीक नहीं है। आदित्य के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और कुर्सी पर अच्छे से टेक लगाते हुए वीर को एकटक देखने लगता है। तो वीर आदित्य को देखते हुए, क्या देख रहे हो? आदित्य हंसते हुए, यही देख रहा हूं कि मैं पूरे जग में दिया लेकर भी घूमता तो मुझे कीर्ति के लिए तुम्हारे जैसा हस्बैंड नहीं खोज पाता। ये सुनते ही वीर का मुंह बन जाता है और बोलता है, फिल्मी डायलॉग मारना मेरे सामने बंद करो। आदित्य हंसते हुए, अरे यार मैं तो रियल बात कर रहा हूं, अब उसको यदि तुम्हें फिल्म का डायलॉग लग रहा है वो अलग बात है। तभी वीर चीखते हुए, आदि तुम्हें ये सब इस समय मजाक लग रहा है, मैं सच में परेशान हूं और तुम्हें अपनी फिलॉसफी जानी है। आदित्य अपने लैपटॉप में काम करते हुए, अगर तुम्हें इतनी ही उसकी याद आ रही है तो मेरे हिसाब से एक हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के पास होना चाहिए, ना कि इतना दूर।
वीर जैसे ये सुनता है वो आदित्य को देखने लगता है, तभी रूम का दरवाजा खुलता है और आदित्य के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है क्योंकि वीर वहां से जा चुका था। आदित्य हंसते हुए, पागल कहीं का। वहीं आन्या नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। तभी वो वीर को जाते हुए देख बोलती है, भाई डिनर नहीं करना है? वीर, आन्या कुछ इमरजेंसी है, मैं डिनर करके आऊंगा, तब तक तुम आदित्य के साथ डिनर कर लो, मैं जा रहा हूँ, ये बोल उसका उसके सिर को थपथपाते हुए वहां से निकल जाता है। तभी आन्या को याद आता है तो वो आदित्य की स्टडी रूम की तरफ चली जाती है। उधर जाते ही वो दरवाजा खोल देखती है और दरवाजे से टेक लगा आदित्य को ही देखने लगती है। आदित्य जो कि ज्यादातर ऑफिस आवर में अपने चश्मे को यूज करता था। वो चश्मे को लगाए, अपनी शर्ट के बाह को फोल्ड किए हुए, अपने शर्ट को लगभग आधा खोले हुए, सोफे पर एक पैर पर पैर रखे, लैपटॉप को अपने गोद में रखे उसी पर लगातार टाइपिंग कर रहा था। वो इस समय काफी ज्यादा हैंडसम और गुड लुकिंग लग रहा था। उसकी पर्सनैलिटी देख बेचारी आन्या अपना सलाइवा भगटकने लगती है। तभी आदित्य उसे बिना देखे, अगर वहीं पर रहकर मुझे देखने का इरादा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आन्या वो करती है। तो आदित्य उसकी तरफ घूमता है तो आन्या हड़बड़ाकर खड़ी हो जाती है और आदित्य के पास जाकर बोलती है, आपने खाना नहीं खाया? आदित्य एक नजर आन्या को ऊपर से नीचे देखता है और फिर अपने लैपटॉप को बगल रखकर आन्या को अपनी गोद में खींचकर बैठा लेता है। आन्या हड़बड़ाते हुए, ये क्या है? आदित्य उसके कमर के चारों तरफ अपने हाथों को लपेटते हुए, मैं अपनी बीवी को अपनी गोद में बैठा रहा हूं, तुम्हें कोई इससे आपत्ति? आन्या मुस्कुराते हुए ना में सिर हिलाती है और आदित्य के गोद में ही दोनों तरफ पैर करके उससे और चिपक कर बैठ जाती है। ये देख आदित्य थोड़ा पीछे सोफे पर टिक जाता है क्योंकि उससे आन्या चिपकती ही जा रही थी। आदित्य आन्या को देखते हुए, क्या बात है मिस आन्या राजवंश, आज आपको कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है अपने इस गरीब पति पर? आन्या आदित्य को घूरते हुए, गरीब वह भी आप? आपका इतना बड़ा बिजनेस, बाप रे, मैंने देखा था कितना बड़ा आपका ऑफिस था, कितने लोग वहां पर काम कर रहे थे, और जो लोग किसी के अंडर में इतना काम करते हैं तो उसके मालिक के पास पैसों की कमी होगी। आदित्य घूरते हुए, क्या तुम मेरे कंपनी को नजर लगाने वाली हो? तभी आन्या, मैं अपनी ही कंपनी को क्यों नजर लगाऊं? वैसे क्या आपकी बीवी आपसे कुछ मांग सकती है? आदित्य उसकी कमर पर अपने हाथों को और जकड़ते हुए, मोहतरमा वो सब तुम्हारा ही है, तुम मांग कर तो देखो, वो चीज तुम्हारे सामने हाजिर होगा। तभी आन्या उसके लैपटॉप की तरफ इशारा करते हुए, मुझे वो आपका लैपटॉप पसंद आया, क्या मैं उसे ले सकती हूँ? आदित्य एक नजर आन्या को देखते हुए, वो मेरे कंपनी का है, यदि वो तुम्हें पसंद आया तो कल तुम्हारे पास हाजिर हो जाएगा। आन्या जिदपन से, पर मुझे वही चाहिए। आदित्य आन्या को गौर से देखते हुए, अगर मैं ना दूं तो आए? आन्या भी एटीट्यूड में, और यदि मैं आपसे पूरे एक हफ्ते बात ना करूं तो? आदित्य उसे सिर्फ घूरता रह जाता है और आन्या भी उसे वैसे ही घूरती रह जाती है। आदित्य अच्छे से जानता था आन्या किस मिट्टी की लड़की है, वो वैसा कर सकती है जैसा वो कह रही है। आदित्य उसके आगे झुकते हुए, ठीक है तुम ले सकती हो। ये सुनते ही आन्या आदित्य के गले लग जाती है और आदित्य से बोलती है, थैंक यू सो मच। चलिए ना खाना खाते हैं, भूख लगा है। आदित्य आन्या को अपने गोद में उठाए, ओके मेरी वाइफी, उसे नीचे लेकर चला जाता है। आन्या जाते हुए उस लैपटॉप को देखकर उसके चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ कपूर हाउस में शादी की खबर सुन कीर्ति अपने रूम में कब की जा चुकी थी, पर वह बाहर नहीं आई। काफी देर हो चुकी थी। तभी सुधा जी को थोड़ी घबराहट होने लगती है। वो कीर्ति के रूम में जैसे ही चेक करने के लिए जाती है, वैसे ही आशिमा आते हुए, बड़ी माँ मैं जाकर देखती हूँ किट्टू को, ये बोल वो कीर्ति के रूम में चली जाती है। वो देखती है तो दरवाजा बंद रहता है। दरवाजा अंदर से लॉक होने की वजह से वो दूसरी चाबी से दरवाजा खोल देखती है तो कीर्ति बिस्तर पर ऐसे ही लेटी हुई थी। आशिमा कीर्ति को ध्यान से देखती है जिसके चेहरे पर हल्की सिलवटें थी। वो कीर्ति को एक नजर देख बाहर आ जाती है। वो बाहर आती है तो सुधा जी उससे पूछती है, क्या हुआ, तबीयत ठीक तो है ना? वो दरवाजा अंदर से लॉक क्यों की थी? तभी आशिमा उनको देख बोलती है, बड़ी माँ आपको तो पता है ना, वो बड़ी मुश्किल से गहरी नींद में सोती है, और आप टेंशन मत लीजिए, वो खुद उठेगी तो खुद खाना खा लेती है। आपको भी पता है ये बात, और आप परेशान मत होइए। सुधा जी को भी कृति को उठाना सही नहीं लगता है क्योंकि अचानक कृति के ऊपर शादी का बम फोड़ा गया था और वो एक औरत होकर समझ सकती थी। वो कुछ कहती नहीं, सभी डिनर कर अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं बाहर वीर परेशान था और कपूर हाउस के बाहर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर चढ़कर कृति के रूम में जाए कैसे। पिछली बार तो उसके साथ अधीरा था जो उसे पर चढ़ने में मदद किया था, पर वो इस पर कैसे चढ़े, इसी कश्मकश में वहां पर वो गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था। तभी उसकी नज़र साइड में जाती है तो वहां पर एक शख्स खड़ा दिखता है। वो उसे ध्यान से देखने लगता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो उसे शख्स की तरफ जाकर बोलता है, अबे साले तू यहाँ पर था, अब मैं यहाँ आधे घंटे से परेशान हूँ और तुझे मेरे ऊपर दया भी नहीं आती है। वहां कोई और नहीं, अधीरा खड़ा था। अधीर वीर को घूरते हुए, कैसे पति हो जो अपनी ही बीवी से मिलने के लिए तुम 7 समुंदर पार भी नहीं कर सकते? वीर, अब तुम भी मुझे पति पत्नी का लेक्चर मत दो। फिर उसे घूरते हुए, मैं तुम जैसे की तरह मावली नहीं हूं जो कहीं भी कूद जाऊं।
अधीरा घूरते हुए, तो जब तुम मेरे जैसे मावली नहीं हो तो तुम जाओ करो अपने से ट्राई। वीर अधीरा को देखते हुए, भाई चलना मेरे ऊपर चढ़ने में मदद कर और तू अपनी वाली से भी मिल लेना। अरे कितने दिन तक उसे साइलेंट टॉर्चर देगा। अधीरा कुछ बोलने ही वाला था तभी कुछ सोच बोलता है, बात तो तू सही कह रहा है, वैसे चलना तो चाहिए मुझे। वीर उसे आंखें फाड़ते हुए, अरे अभी तो तू दूर से आंखें सेक रहा था और मेरे कहने से मिलने भी चल दिया, क्या गड़बड़ करने वाला है। अधीरा कुछ नहीं बोलता और आगे चलते हुए, तुझे चलना है तो चल नहीं तो मैं चला। ये बोल उसी पीछे रास्ते पर चला जाता है। तभी वहां एक गार्ड होता है जो पहरा दे रहा था। अधीर उसे गार्ड के पीछे चला जाता है। गार्ड जैसे ही मुने वाला था वैसे ही अधीरा उसके गर्दन के किसी नस को आराम से दबा देता है और गार्ड वहीं पर बेहोश हो जाता है। वीर उसकी तारीफ करते हुए, क्या बात है, उस गार्ड को ही बेहोश कर दिया। वो सभी कूदकर अंदर चले जाते हैं। तभी आधिरा के कंधे पर वीर चढ़ते हुए वो ऊपर की रेलिंग को पकड़ पहले फ्लोर पर चढ़ जाता है। पर अधीर ऊपर छलांग लगा आराम से ऊपर चढ़ जाता है। तभी दूसरे फ्लोर पर भी ऐसे ही वीर अधीर का सहारा लेकर वो ऊपर चला जाता है और अधीरा खुद ही चढ़ जाता है। दूसरे फ्लोर पर ही आशिमा और कृति का रूम था। वीर कीर्ति के बालकनी से उसके रूम में चला जाता है। कीर्ति अपना खिड़की कभी बंद नहीं करती थी, इस आस में कि कभी भी वीर आ सकता है। शायद उसका ये करना आज कम कर गया था। वीर जैसे ही कीर्ति के रूम में जाता है तो कीर्ति को बेड पर सोया हुआ पाता है। वो कीर्ति के पास जाकर बैठ जाता है और उसे प्यार से देखने लगता है। वीर के आंखों में सुकून छा जाता है। वो कितना परेशान सा हो गया था जब उसने कृति से बात नहीं हो रही थी। तभी वीर की नज़र कीर्ति के फोन पर जाती है जो उसी के बगल था। वो उसके फोन को चेक करता है तो थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि फोन वैल्यू पर था और इतना फोन करने पर भी कीर्ति नहीं उठी, क्योंकि कीर्ति के लिए तो थोड़ा सा शोर भी वो उठकर बैठ जाती थी। और आज तो वीर उसके इतने पास है फिर भी नहीं वो उठी। यह बात सोच थोड़ा परेशान हो जाता है और वो फोन छोड़कर कीर्ति के गाल को थपथपाने लगता है। तो कीर्ति अपनी आंखें नहीं खोलती। तभी वो थोड़ा जोर से कीर्ति को उठाते हुए पर कीर्ति अपनी आंखें नहीं खोली। अब वीर थोड़ा परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि यह हो क्या रहा है। वो साइड में रखा हुआ पानी को कीर्ति के ऊपर ही छिड़कने लगता है। तो धीरे धीरे कृति अपने आप से आंखें खोलती है तो सामने वीर को देख एक पल के लिए कोई भी रिएक्ट नहीं करती। अगले ही पल उसे अपने पापा की कही हुई सारी बातें याद आने लगती है और वो उठकर वीर के गले लग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। वीर डर कर थोड़ा हड़बड़ा जाता है, समझ नहीं आता है ये हो क्या रहा है। तभी वीर उसे चुप करवाते हुए, कीर्ति शांत हो जाओ, हुआ क्या है। लेकिन कीर्ति बस रोए जा रही थी। तभी वीर थोड़ा जोर से, कीर्ति कीर्ति प्लीज मेरी तरफ देखो। वही आशिमा के रूम में आशिमा इस समय बाथरूम में शॉवर ले रही थी। आज ज्यादा भाग दौड़ करनी पड़ी थी और कल से उसके शादी का फंक्शन भी शुरू होने वाला था। अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी बाथरूम में काफी देर तक और रोती रही। उसे अपने किस्मत पर रोना आ रहा था कि क्यों उसकी किस्मत में ऐसा नहीं था कि वह अपने प्यार के साल रहे। ऐसा नहीं था कि वह अपने प्यार के लिए लड़ नहीं सकती थी। पर अपने उसे पिता से कैसे लड़े जो एक माँ के रहते हुए भी माँ से ज्यादा प्यार दिया। माँ को तो अपने से ही फुर्सत नहीं थी। उसके पिता ने उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। आज उसके पिता उससे कुछ चाहते थे, वो मजबूर हो चुकी थी। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आती है। उसने इस समय एक टॉवल लपेटा था। उसके बालों से पानी टपक रहा था। वो बाहर जैसे ही जाती है सामने उसकी नजर बेड पर जाती है। वो हैरान हो जाती है और थोड़ी घबराते हुए बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सामने बिस्तर पर अधी सा लेटा हुआ था और एक टक आशिमा को देखे जा रहा था। आशिमा उसके आगे उससे और कुछ पूछ पाता तभी उसे ध्यान आता है कि वो इस समय टॉवल में है। वो तुरंत रुक जाती है। तभी अधीरा बिस्तर से उतर उसकी तरफ कदम बढ़ाता है। आशिमा जैसे ही बाथरूम से शॉवर ले अपने ऊपर सिर्फ एक तौलिया लपेटे बाहर आती है, वैसे ही उसकी नज़र सामने बेड पर लेटे शख्स पर जाती है। तो वो चौंक से जाती है और बोलती है, तुम यहाँ पर। अधीरा बिस्तर पर लेटे आराम से आशिमा को देखे जा रहा था। तभी आशिमा को ख्याल आता है कि वो तो इस समय सिर्फ तौलिया में है और तुरंत वापस जाने की होती है। तभी अधीरा बेड से उतर जाता है और उसकी तरफ आने लगता है। आशिमा अधीरा को देखते हुए, यहाँ क्या कर रहे हो तुम, वहीं रुक जाओ, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरे कमरे में इस तरह से आने की। ये सब बोलते हुए वो पीछे कदम बढ़ाए जा रही थी और अधीरा उसकी तरफ बढ़ते जा रहा था। तभी आसिमा थोड़े गुस्से में बोलती है, मैंने कहा तुम अभी के अभी बाहर जाओ, नहीं तो मैं अभी घरवालों को बुलाऊंगी। वो इतना ही कह पाती है कि उसकी आंखें बंद हो जाती है, क्योंकि अधीरा उसके एकदम करीब आ चुका था और अपने एक उंगली से उसके खुले हुए कंधे पर सहलाने लगा था। उसकी इस एक्शन से आशिमा पिघलने लगती है। तभी अधीरा आशिमा को देखते हुए, क्या होगा जब तुम्हारे इस खुली हुई बदन को तुम्हारा वो होने वाला पति छुएगा। ये सुनते ही आशिमा अपनी आंखें खोल लेती है। तभी अधीरा उसकी कमर में हाथ डालते हुए अपने पास खींच लेता है और बोला, और ऐसे ही तुम्हें अपने करीब खींचेगा। इस समय दोनों ही काफी करीब थे। अधीरा को भी आशिमा की करीबी बहुत ज्यादा बेचैन कर रही थी और उसने पहली बार असीमा को इस रूप में देखा था। आसिमा का टॉवल उसके सीने तक लपेटे हुआ और जो उसकी थाई तक बस आ रहा था।
आशिमा के इस रूप को देखकर अधीरा उसकी तरफ खींचा जा रहा था, पर फिर तभी वो अपनी एक हाथ को उसके हाथों को सहलाते हुए उसके गर्दन तक ले जाते हुए गर्दन सहित उसे खींचकर अपने पास ला देता है और आसिमा एकदम से करीब कर लेता है। इस समय आसिमा और अधीरा दोनों के नाक आपस में टच हो रहे थे। तभी अधीरा आगे बोलता है, क्या हो जब तुम्हारा होने वाला पति तुम्हें इस तरह से अपने करीब लाए। आशिमा की आंखों से आंसू आने लगते हैं। उसे ये सब सुनना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अधीरा आशिमा के हर रिएक्शन को देख रहा था। तभी अधीरा उसे कमर से खींचकर अपने पैरों पर उसके पैर रख देता है। दोनों ही एकदम करीब आ जाते हैं। अधीरा बोलता है, क्या हो मैं जब तुम्हारा होने वाला पति तुम्हें अपनी बाहों के आगोश में ले। अब आशिमा से और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अधीरा के सीने पर मारते हुए उससे दूर होने लगती है। तभी अधीरा उसके पीछे से बालों को पकड़ लेता है और उसे अपने चेहरे की एकदम करीब लाता है। इस समय दोनों के नाक और होंठ आपस में टच हो रहे थे। तभी अधीरा आशिमा से बोलता है, और जब वो तुम्हारे इन होठों को अपने होठों से छुए। ये सब कहते हुए दोनों के होंठ आपस में टच हो रहे थे। आशिमा गुस्से में अधीरा को दूर धकेल देती है और चिल्लाते हुए बोलती है, चुप रहो, अब एक और शब्द नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सुना तुमने, ऐसा कुछ भी होने से पहले मैं अपनी जान दे दूंगी, पर किसी को अपने करीब नहीं आने दूंगी। अधीरा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, वो आशिमा को देखते हुए, लेकिन आशी तुम किसी से शादी करने जा रही हो और शादी के बाद पति पत्नी में ये तो कॉमन सी बात है। कैसे बचाओगी खुद को आसिमा। आशिमा जैसे ही यह सब सुनती है उसके आंखों से आंसू आने लगता है। उसे समझ नहीं आता वो अधीरा के इस सवाल का जवाब कैसे दे। लेकिन आशिमा अपने आप को संभालते हुए, ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे क्या करना है कैसे करना है मुझे अच्छे से पता है, ये बोल वो वापस जाने लगती है। तभी अधीर कहता है, यदि मैं किसी और लड़की के साथ इसी तरह करीब जाऊं तो। आशिमा का बीच में के कदम रुक जाता है। तभी अधीरा उसको अपनी तरफ करते हुए, यदि मैं किसी लड़की को इसी तरह अपने बाहों में लाऊं और वैसे ही उस लड़की को किस करूं जैसे तुम्हें, वो इतना ही बोल पाता है कि आशिमा तुरंत उसका कॉलर पकड़ लेती है और गुस्से में उसे चिल्लाते हुए, तुम्हारी हिम्मत की कैसी हुई इस तरह की बातें करते हुए, इनफैक्ट तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह सोचने की कि तुम किसी लड़की को अपने करीब ला सकते हो। अधीरा गुस्से में उसके कमर को पकड़ और उसके जबड़े को पकड़, मैंने तो सिर्फ सोचा है, पर तुम तो किसी और से शादी करने जा रही हो, तो सोचो मेरे अंदर की आग कैसे बुझेगी। फिर आशिमा का हाथ पकड़ अपने कॉलर से हटाने लगता है और गुस्से में बोलता है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई मुझे छुए। तुम तो मेरे कॉलर तक पहुंच चुकी हो तो मैंने वो जगह दी है, पर क्या मैं पूछ सकता हूं तुम्हारे दिल में मेरी क्या जगह है। आशिमा के हाथ उसके कॉलर पर धीरे धीरे ढीले पड़ जाते हैं और वह रोने लगती है और रोते रोते अधीरा के सीने पर सर रख लेती है। काफी जोर जोर से रोने लगती है। इतनी समय से अपने दिल में छुपाया हुआ दर्द था जो अब उसे सहा नहीं जा रहा था। वह आदित्य के सीने पर अपने पकड़ कसते हुए काफी देर तक रोती रहती है। अधीरा उसे सिर्फ इतना ही कहता है, अब रोने का कोई फायदा नहीं आशी, अब तुमने अपना रास्ता चुन लिया है तो मुझे भी अपना रास्ता चुनने का हक है। ये सुनते ही आशिमा ना में सिर हिलाने लगती है। तो अधीरा उसकी आंखों में देखते हुए, जब तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का हक है तो मुझे भी, आशिमा फिर से ना में सिर हिलाती है। इसके आगे अधीरा कुछ भी बोल पाता वो उसके होठों पर अपने होंठ कर देती है। अधीरा अपनी आंखें बंद कर लेता है। अधीरा आशिमा को मेंटली टॉर्चर कर रहा था, या यूं कहा जाए उसके ऐसा करने के पीछे सिर्फ एक मकसद था कि आशिमा अपने उठाए हुए कदम के बारे में एक बार गहराई से सोचे। जो उसने सोचा नहीं था। अब आशिमा को अधीरा की कही हुई बातें चुभ रही थी, क्योंकि जब उसने अधीरा के बताए अनुसार सोचने की कोशिश की तो उसकी रूह कांप जाती है। वो ना ही खुद को किसी और को सौंप सकती थी या फिर अपने करीब आने दे सकती थी, और ना ही यह बर्दाश्त कर सकती थी कि कोई भी लड़की उसकी तरह अधीरा के पास आए। जब उसे ये सोचना कुछ बर्दाश्त नहीं होता तो वह अपना रोकर दिल हल्का करती है, पर अधीरा इसके आगे कुछ और कह पाता। आशिमा उसके होठों पर अपने होठों को रख लेती है। उसके इस कदम से अधीरा अपनी आंखें बंद कर लेता है और आशिमा के किस का जवाब देने लगता है। वो उसकी कमर पर अपनी पकड़ कस लेता है। दोनों ही एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं। आसिमा को तो ये भी हो रहा नहीं रहता कि वो इस समय किस हालत में है, और वह अधीरा को पूरी तरह से अपने हाथों में जकड़ने की कोशिश करने लगती है। वो किस करते हुए अधीरा के और पास आने की कोशिश करती है, जैसे अधीरा उससे छूट रहा हो। अधीरा उसकी हरकतों पर एक एक कदम पीछे होता जा रहा था। तभी उसके पीछे बैठ आता है और दोनों ही उस पर गिर जाते हैं, पर फिर भी आशिमा उस किस को नहीं छोड़ती और ना ही अधीरा। वहीं दूसरी तरफ कीर्ति अब तक शांत बैठ चुकी थी। वो इस समय वीर के सीने से लगी हुई थी। वीर उसे अपने गोद में लिए बैठा था और उसके बालों को सहला रहा था। वो इस समय कीर्ति से कुछ नहीं पूछ रहा था, क्योंकि बड़ी मुश्किल से कीर्ति शांत हुई थी। तभी अचानक कीर्ति बोलती है, पापा ने मेरी सगाई वाले दिन शादी तय कर दी है। वीर जो उसके सर को सहला रहा था वो हाथ रुक जाते हैं। वीर कीर्ति की तरफ देखने लगता है और कीर्ति के आंखों से एक बूंद फिर आंसू लुढ़ककर गाल पर आ जाते हैं और वो वीर को देखने लगती है। वीर को कुछ ना बोलना देख कीर्ति बोलती है, वीर क्या सच में आप मुझसे प्यार करते हैं। ये सवाल सुनते ही वीर का चेहरा सख्त हो जाता है।
और वो कृति को देखते हुए, ये सवाल तुम कितनी बार पूछोगी? और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? कीर्ति वीर की आंखों में देखने लगती है जैसे कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही हो। वो वीर को देखते हुए, आखिर आप चुप क्यों है? आप अभी तक मेरे मॉम डैड से मेरे बारे में बात क्यों नहीं की? आप किस समय का इंतजार कर रहे हैं? अगर आप सच में मुझसे प्यार करते हैं तो आपको बिल्कुल भी यह बर्दाश्त नहीं होता कि आपकी बीवी किसी और की होने जा रही है। कीर्ति इसके आगे कुछ बोल पाती, वीर उसके होठों पर अपने हाथों को रखते हुए, शुश चुप, अपनी जबान से यह शब्द कभी मत निकालना कि तुम किसी और की हो जाओगी। फिर अपना हाथ हटा लेता है तो कीर्ति रोते हुए, तो आखिर क्यों क्यों सगाई तक इंतजार करने की बात आप कर रहे हैं? आखिर क्यों आप मेरी शादी एक्सपोज आज ही क्यों नहीं करते हैं? वीर अपने मन में, बहुत ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि यह आसमा की शादी से भी जुड़ी हुई है और किसी की इज्जत की सब्जियां भी उड़ानी है। वीर एक गहरी सांस लेकर कीर्ति का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए, कीर्ति क्या तुम्हें इतने दिन में मुझ पर अभी विश्वास नहीं हुआ? कीर्ति, विश्वास है पर दिल डरता है कि यदि शादी हो गई तो मैं क्या करूंगी? मुझे समझ नहीं आ रहा है। तभी वीर कीर्ति के आंसू पोंछते हुए वो बिस्तर पर लेट जाता है और कृति को भी अपने ही ऊपर लेटा बोलता है, कीर्ति तुम काफी स्ट्रेस में लग रही हो, पहले सो जाओ और इस बात पर यकीन करो कि तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ मुझसे होनी है और किसी से नहीं होगी। कीर्ति उसके सीने पर सर रख लेती है, उसे एक सुकून मिलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ आशिमा के रूम में काफी देर तक दोनों एक दूसरे के होठों से लगे हुए थे। कुछ देर बाद जब आशिमा को सांस लेने में दिक्कत होती है तो राव उसके होठों को रिहा कर देता है। आशिमा बिस्तर पर लेट गहरी गहरी सांस लेने लगती है। तभी उसकी नजर अधीरा पर जाती है, जिसकी नजर कहीं पर टिकी हुई थी। वह उसकी नजरों का पीछा कर जैसे ही वह उसे दिशा में देखती है तो वह झट से अपने दोनों हाथ सीने पर रख उसे छुपाने की कोशिश करने लगती है। आशिमा बेख्याली में ये ध्यान भी नहीं देती कि वो इस समय सिर्फ टावल में है और उन दोनों के पैशनेट लव करने से उसके टावल अस्त व्यस्त हो चुकी थी, जिससे उसके उभरे हुए क्लीवेज भी दिख रहे थे। यह महसूस करते ही आशिमा तुरंत बिस्तर पर पेट के बल लेट जाती है और गहरी गहरी सांस लेने लगती है। तभी अधीरा उसकी खुली हुई पीठ को देख उस पर अपने हाथ रख देता है और अपने हाथों से उसे सहलाते हुए उसके ऊपर आ जाता है और वह अपने गर्म होठ उसकी पीठ पर रख देता है, जिसे महसूस कर आशिमा की पकड़ बिस्तर पर कस जाती है। अधीरा धीरे धीरे अपने होठों को उसके बॉडी पर फिराने लगता है। आशिमा का ये पहला एहसास था और अधीर की भी ये पहले पहल थी, क्योंकि वह दोनों आज तक किससे ज्यादा कभी एक दूसरे के करीब नहीं आए थे। अधीरा के इस प्यार से खुद को रोक नहीं पाती और वह मुड़कर अधीर के गले लग जाती है। अधीरा अपने चेहरे को उसके गर्दन में छुपा लेता है और उसके गर्दन की फ्रीग्रेंस को स्मेल करने लगता है। उसके ऐसा करते ही आसिमा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अधीरा धीरे धीरे अपनी होठों को उसके गर्दन से लेते हुए उसके कंधे तक फिराने लगता है। आसिमा की पकड़ उसके शर्ट पर कस जाती है। धीरे धीरे वो उसे किस करते हुए उसे बिस्तर पर लेटा उसके ऊपर आते हुए लगातार उसके गर्दन को चूमने लगता है और आशिमा के मुंह से आह की आवाज निकलने लगती है, क्योंकि वो अधीरा के प्यार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे अधीरा उसके खुली हुई बॉडी पर अपने निशान देने लगता है और फिर उसके गालों को सहलाते हुए उसके होठों पर फिर से एक बार अपने होठ रख देता है और किस करने लगता है। धीरे धीरे उस किस में आसिमा भी बहक जाती है। अधीरा अपने एक हाथ उसके गर्दन के नीचे रखे, दूसरा हाथ उसके कंधे से होते हुए धीरे धीरे उसके नीचे बढ़ने लगता है। फिर अधीरा के हाथ आशिमा के ब्रेस्ट पर रुकता है, जिसे वह अपने हाथों के आगोश में ले लेता है। यह महसूस कर आसिमा की हार्टबीट बढ़ जाती है और खुद अधीरा की भी। भले ही वो एक टॉवल के ऊपर से उसे चीज को महसूस कर रहा था, पर यह सब उसके लिए नया था। तभी आशिमा को महसूस होता है कि वह क्या करने जा रही है, तो वह अधीरा के हाथ हटाने लगती है, पर अधीरा उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथों में पकड़ उसे चीज यानी ब्रेस्ट को प्रेस करने लगता है। अब आशिमा किसी तरह से काफी ज्यादा छटपटाने लगती है। तभी अधीरा धीरे से उसकी टॉवल को खोलने लगता है तो आसिमा नामे सिर हिलाने लगती है। पर अधीरा अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, उसे शायद उसे चीज की प्यास बढ़ने लगी थी। वह नहीं रुकता, उस चीज को खोलने लगता है। तभी आसमा उस रिक्वेस्ट करने लगती है तो अधीर के हाथ रुक जाते हैं। आशिमा चैन की सांस लेती है। अधीरा उसके होठों को रहा करता है और बैठ जाता है। आशिमा कुछ बोलने वाली थी, तभी उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि अधीरा अपने शर्ट के बटन खोल रहा था। ये देख आशिमा नामे सिर हिलाती है। पर अधीरा के चेहरे के भाव कुछ अलग ही बता रहे थे। वो अपने शर्ट को उठाकर फेंक देता है और आशिमा के बगल वाले लैंप का लाइट बंद कर डिम लाइट चला। वह झटके में अपरिमा को बिस्तर पर गिरा देता है और उसका तो झटके में फोटो देख देता है। आसमान की चीख निकल पाती उसके पहले ही अधीरा उसके होठों को फिर से अपने गिरफ्त में ले लेता है और वो उसकी बॉडी को सहलाने लगता है। अधीरा के हाथों को अपने खुली हुई शरीर पर पाकर उसकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वो अधीरा को रोकने की कोशिश करती है, पर वह कामयाब नहीं हो पाती। धीरे धीरे वह भी अधीरा के प्यार में बहकती चली जाती है। अधीरा उसके गर्दन को चूमते हुए वह उसके ब्रेस्ट को अपने मुंह में शक करने लगता है। आशिमा उसके बालों में अपने हाथों को फंसा लेती है और उसे अपने करीब कर किस करने लगती है। ये सब उसका पहला एहसास था।
धीरे धीरे अधीरा उसके पूरे शरीर को चूमने लगता है और हर जगह बाइट करने लगता है और वो उसके पूरे शरीर पर किस करने लगता है। धीरे धीरे वह नीचे आते हुए उसके कमर पर अपने होठों को फिराने लगता है, जिसे महसूस कर आशिमा पूरी तरह से पिघल जाती है। उसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो वो अधीरा को अपने पास खींच लेती है और उसके होठों को काटने लगती है। अधीरा महसूस कर पा रहा था कि आशिमा काफी ज्यादा उत्तेजित हो चुकी है। तभी अधीरा उसे छोड़कर उठकर खड़ा हो जाता है। आशिमा अपनी सांसों को कंट्रोल कर उसे देखने लगती है। तभी अधीरा अपनी बाकी की सारे कपड़े को रिमूव कर देता है। ये देखते ही आशिमा अपनी आंखें नीचे कर लेती है। तभी उसे महसूस होता है कि अधीरा उसके ऊपर है। आशिमा रोते हुए, अधीरा ये बहुत दर्द करेगा, अभी नहीं। अधीरा उसके कानों के पास जाते हुए, सॉरी आशी, पर मैं अब खुद को रोक नहीं सकता। तुमसे प्यार करने के लिए मुझे तुम चाहिए। तभी आशिमा रोते हुए, पर मेरी शादी होने वाली है। अधीरा, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे करीब कोई इस तरह से आए? ये सुनते ही आशिमा चुप हो जाती है। तभी अधीरा उसके ऊपर आते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए उसके आंखों में आंख डालते हुए, एक बात अपनी जहन में बिठा लेना। तुम सिर्फ अधीरा की हो। तुम्हें कोई छुएगा तो सिर्फ अधीरा। तुम्हें कोई अपने पास लाएगा तो वह सिर्फ अधीरा। यदि तुमसे कोई शादी करेगा तो वह सिर्फ अधीरा। ये सुनते ही आशिमा के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। अगले ही पल उसकी चीख जोर से निकल जाती है, आहा। क्योंकि अधीरा अपनी बॉडी को उसकी बॉडी में इंटर कर रहा था। आसमा को अपने सॉफ्टनेस में काफी दर्द महसूस हो रही थी और वो छटपटाने लगती है, पर अधीरा उसे कंसोल करते हुए धीरे धीरे उसके अंदर इंटर होता है। काफी देर के दर्द के बाद धीरे धीरे आशिमा भी उसके प्यार में उसका साथ देने लगती है और दोनों ही अपने प्यार में गुम हो चले थे। लगभग 2-3 घंटे बाद अधीरा आसमान के ऊपर ही गिर जाता है। आशिमा तो गहरी नींद में सो चुकी थी, पर अधीरा के आंखों में कुछ अलग ही इमोशन थे। वो आशिमा के पास बैठते हुए उसके माथे को चूम लेता है और कंबल आशिमा के ऊपर उसके सीने तक लपेटे हुए उसके बगल में लेट जाता है और अपने मोबाइल में उसमें अपनी और उसकी काफी सारी फोटो खींच लेता है। काफी सारी फोटो खींचने के बाद वो आशिमा को देखते हुए, अब आएगा इस खेल में असली मजा। अगली सुबह कीर्ति की जब आंख खुलती है तो उसकी नजर सीधे घड़ी पर जाती है, जो इस समय 8 बजे बज रहे थे। तभी उसे महसूस होता है जैसे उसके ऊपर कोई भारी चीज हो। तभी वो जब आंखें खोलती है तो उसके सामने वीर दिखता है। पहले तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आती है, पर अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह सामने घड़ी को देख वीर को तुरंत उठाने लगती है। वीर वीर वीर, उसके बार बार बुलाने पर वीर की नींद टूट जाती है। वीर जब आंखें खोलता है तो कीर्ति को अपने नीचे देख उसे कसकर अपने सीने से लगाकर फिर से उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपा सोने लगता है। कीर्ति उसे झकझोर के उठाते हुए, वीर सुबह के 8 बजे बज गए हैं। वीर, तो क्या हुआ? कीर्ति, सुबह हो गई है। अगर आपको किसी ने देख लिया तो? वीर बेफिक्रे से, मैं किसी से डरता नहीं। कीर्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी आंसू भरी आंखों से, आप समझते क्यों नहीं? घर वाले देख लिए तो क्या सोचेंगे? वीर कीर्ति को खींचकर बैठाते हुए थोड़े गुस्से में, क्या हो गया? यदि किसी ने देख लिया तो तुम चाहती थी ना मैं अपने रिश्ते के बारे में सबको बताऊं। कीर्ति, आप समझती क्यों नहीं? अगर किसी को पता चलेगा तो हमारे रिश्ते को गलत नजरिए से देखेंगे। वो इतना ही बोलती है कि दरवाजा खुलता है तो कीर्ति की तो सांसें ही अटक जाती है। दरवाजा जैसे ही खुलता वैसे ही सामने वाले शख्स को देखकर कीर्ति के मुंह से निकलता है, पापा। वही रूम में आशिमा की आंखें खुलती है। आज उसे काफी ज्यादा आलस महसूस हो रहा था। वो काफी एनर्जेटिक लड़की थी। उसका टाइम पर उठाना, टाइम पर सोना, हर चीज का एक फिक्स टाइम था। क्योंकि वो एक रिपोर्टर थी, जब भी जरूरत पड़ी उसे जाना पड़ता था। वो आंखें जैसे ही खोलती है, खिड़की से आती हुई रोशनी को देख वो तुरंत उठकर बैठ जाती है। पर तभी उसके शरीर में एक दर्द की लहर दौड़ जाती है। वह जैसे ही अपने आप को देखती है तो खुद को एक चादर में लिपटी हुई पाती है। ये देख उसे पिछली रात की सारी बातें याद आने लगती है। वह इधर उधर देखती है तो अधीरा कहीं भी नहीं होता। उसे एक तकलीफ सी होने लगती है। वो बड़ी मुश्किल से खुद को उठाती है। उसे दर्द से चला भी नहीं जा रहा था। वो लड़खड़ाते कदमों से जाकर बाथरूम में शावर के नीचे बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए एक ही बात करती है, सॉरी पापा, मैंने आपकी इज्जत का मान नहीं रख पाए। मेरे प्यार के आगे सब कुछ कमजोर पड़ गया। मैं नहीं चाहती थी ऐसा करना, पर मुझसे हो गया। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं। ये बोल वो काफी देर तक शावर के नीचे ऐसे ही बैठी रहती है। काफी देर तक ऐसे रहने के बाद वो खुद को संभालती है और उठकर खड़ी होकर बाहर आ जाती है। वहीं नीचे हॉल में इस समय सारे परिवार के लोग बैठे हुए थे। आशिमा भी नीचे आकर देखती है तो सारे लोग बैठे हुए हैं। वही कीर्ति एक तरफ सुधा जी के हाथों को पकड़े खड़ी है और उसके आंखों से आंसू बह रहे हैं। आलोक सोफे पर बैठे हुए गुस्से में सामने खड़े शख्स को घूर रहे हैं। सामने कोई और नहीं, वीर बैठा हुआ था, जिसके चेहरे पर ना कोई डर नहीं कोई शिकन थी। आलोक गुस्से में चिल्लाते हुए, क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कृति कि यह लड़का तुम्हारे कमरे से बाहर क्यों आया था? ये सब कहते हुए वो वीर को ही घूरे जा रहे थे। कीर्ति रोते हुए, पापा पापा। वो मैं इसके आगे वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी।
तभी आलोक कीर्ति को अपने पास आने का इशारा करते हैं। कीर्ति धीरे धीरे उनके पास जाती है और खड़ी होकर बोलती है, सॉरी पापा। वो इसके आगे कुछ बोल पाती तभी एक जोर सा झन्नाटेदार चाटा वो कीर्ति के गाल पर मारते हैं। यह महसूस करते ही वीर अपने हाथों की मुट्ठी को कस लेता है। कीर्ति जोर जोर से रोने लगती है और सॉरी बोलने लगती है। तभी आलोक जी कीर्ति को एक थप्पड़ और लगा पाते कि वीर उनके हाथों को पकड़ लेता है और बोलता है, कीर्ति के रूम में मैं था, तो जो सवाल आपको पूछना है वो मुझसे पूछिए। इस तरह से वायलेंट होने की जरूरत नहीं है। आलोक जी वीर का हाथ झटकते हुए गुस्से में अपने शब्दों को चबाते हुए बोलते हैं, वायलेंट रियली? और वह भी मैं? तुम जैसे माफिया गुंडे मावलियों का गैंग मुझे सिखाएगा कि मैं कितना वायलेंट हूं या नहीं? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बच्ची को अपने जाल में फंसने की? वीर आलोक जी को घूरते हुए, वो कोई बच्ची नहीं है और ना ही कोई नाबालिग। वह अपना अच्छा बुरा अच्छे से जानती है, और रही बात मेरी, तो मैं कृति को पसंद करता हूँ। या फिर आप ये भी समझ सकते हैं कि मैं उससे प्यार करता हूँ, और जहां तक मुझे पता है ये बात तो आपको बहुत पहले से पता होगी। सभी लोग आलोक जी की तरफ देखने लगते हैं। सुधा आंखों में नमी लिए आलोक जी को देख रही थी। वीर कीर्ति को एक सोफे पर बैठा कर खुद बैठ जाता है और अपने एक पैर पर पैर चढ़ाते हुए बोलता है, अगर आपको पता नहीं होता तो सगाई वाले दिन ही शादी करना, यह आपका अचानक आपका डिसीजन कुछ समझ नहीं आया मिस्टर कपूर। आलोक गुस्से में उंगली दिखाते हुए, मिस्टर कपूर बोलने की तुम्हारी हैसियत नहीं है। किसी के टुकड़े पर पलने वाले जानवर हो, जो कहता है वही करते हो और तुम मुझे ज्ञान दोगे? वीर मुस्कुराते हुए, किसी के टुकड़े पर पलता हूं तो उसके प्रति वफादार और ईमानदार हूं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझसे ज्यादा वफादार और सच्चा इंसान कोई हो सकता है। और रही बात मालिक, अगर आदित्य सिंह राजवंश जैसा हो तो मैं उसका गुलाम बनना भी मंजूर करूंगा। सुधा जी के भी चेहरे पर नाराजगी दिख रही थी। ऐसा नहीं है कि वो किसी चीज के खिलाफ थी, उन्हें नाराजगी इस बात की थी कि कृति ने उनसे सब कुछ छुपाया और आलोक जी ने उनसे हर चीज छुपाए। आलोक जी कीर्ति की तरफ बढ़ते हुए, एक बात तुम कान खोकर सुन लो कीर्ति, 4 दिन बाद तुम्हारी शादी है। तुम्हारा इस घर से आना जाना बंद, और यदि तुमने कुछ भी गलत या उल्टा करने की कोशिश की तो फिर मैं कितना बुरा बाप बन सकता हूँ, इसका अंदाजा भी तुम्हें नहीं है। ये बोल वो वीर की तरफ देखकर बोलते हैं, और तुम जितना हो सके मेरी बेटी से दूर रहना, नहीं तो मैं क्या हूं यह मैं तुम्हें बहुत जल्द बताऊंगा। वीर आराम से खड़ा होते हुए, आप क्या है क्या नहीं आपकी सारे पन्ने में अच्छे से जानता हूं, और रही बात कीर्ति से दूर रहने की, तो वो इस जन्म में तो बिल्कुल भी नहीं रहूंगा। मैं अगले 7 जन्म पर भरोसा नहीं करता, पर इस जन्म में सिर्फ कीर्ति मेरी है। और हाँ, ये कह आलोक जी के आंखों में देखते हुए, -4 दिन के बाद मैं कीर्ति से सभी के सामने शादी कर उसे इस घर से ले जाऊंगा और आप रोक भी नहीं पाएंगे। ये बोल वो जाने लगता है। वीर की बातें सुन आलोक जी के अंदर कड़वाहट भर जाती है। तभी वीर कीर्ति के पास आता है तो कीर्ति उठकर खड़ी हो जाती है। वीर उसके माथे को चूम लेता है और बोलता है, तुम अपनी फंक्शन एंजॉय करो, बाकी मैं तुम्हें इस घर से बहुत जल्दी ले जाऊंगा। ये बोल एक नज़र सुधा जी को देख वहां से निकल जाता है। ये सब देखते हुए आसिमा को खुद के लिए डर लगने लगता है और सोचती है, अगर किसी को पता चला कि अधीरा मेरे कमरे में था तो क्या होता। वहीं दूसरी तरफ आन्या रूम में अपना सामान पैक कर रही थी। तभी आदित्य उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है। आन्या आदित्य को देखने लगती है तो आदित्य आंखें बंद कर उसे जोर से पकड़ते हुए, जाना जरूरी है क्या? आन्या, जी बिल्कुल, आखिर मेरे दो दो बहनों की शादी है, मतलब मैं नहीं जाऊंगी तो कौन जाएगा? ये बोल आदित्य को अपने आप से छुड़ाने लगती है तो आदित्य घूरते हुए, बहुत जल्दी नहीं है तुम्हें मुझसे दूर जाने की। आन्या भी उसे वैसे ही घूरते हुए, अच्छा जी, आप मुझे 10 से 12 दिन दूर रहते हो तब आपको मेरी फिक्र नहीं रहती। अब मैं तो यहाँ से कुछ दिन के लिए जा रही हूँ। आदित्य आन्या के बालों में अपने चेहरे को छुपाते हुए, यार मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती है। आन्या आदित्य को अपने आप से छुड़ाते हुए कबर्ड की तरफ जाते हुए, जैसे बाहर अपने काम पर जाते हो और नींद आती है ना वैसे ही सो लेना आप, ये बोल कपड़े भरने लगती है। तभी आदित्य गुस्से में आन्या को देखते हुए, तुम काफी मतलबी हो गई हो और काफी अकड़ू भी। आन्या बेफिक्री से, आप ही की बीवी हूं। तभी आन्या तिरछी नजरों से देखती है तो आदित्य जलकर सुलग रहा था। ये देख आन्या के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह अपने कपड़े रख आदित्य के पास जाती है और आदित्य के सीने पर कर रख उसके गले लग जाती है। आदित्य भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है तो आन्या अपना चेहरा ऊपर कर वैसे ही गले लगे आदित्य से बोलती है, आप भी चलो ना मेरे साथ। आदित्य आन्या के नोच पर किस करते हुए, तुम क्या चाहती हो तुम्हारा वो जल्लाद बाप मुझ पर डंडे लाठी झाड़ू सब लेकर दौड़ जाए? तुम्हें लगता है वो मुझे एक पल भी बर्दाश्त कर सकते हैं? आन्या आदित्य की तरह देखते हुए, आपसे एक बात पूछूं? आदित्य आन्या को देखते हुए, बोलो। आन्या, आपको मुझसे जबरदस्ती शादी करने की क्या जरूरत थी? आप तो वह, इसके आगे कुछ बोल पाती आदित्य उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है तो आन्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। लगभग 5 से 7 मिनट बाद डीपी किस करने के बाद आदित्य आन्या को छोड़ता है और उसकी होठों को एक बार लिक करते हुए बोलता है, सिचुएशन चाहे जैसी भी हो मैं तुम्हें काफी गलत समझ बैठा था। बस उसी दुश्मनी और इस गुस्से में मैं ये सब कर बैठा और उसके लिए मैंने तुम्हें बहुत पहले ही सॉरी बोल चुका हूँ और एक बार फिर से कहूंगा, भूल जाओ सब बातें।
आन्या मुस्कुराने लगती है। तभी आदित्य जैसे ही नीचे जाने लगता है वैसे ही आन्या उसका हाथ पकड़ लेती है। आदित्य आन्या को देखने लगता है। आन्या के चेहरे के भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। वो आन्या से पूछता है, क्या हुआ? आन्या आदित्य को देखते हुए, मुझे एक बात काफी दिनों से परेशान कर रही है। आदित्य कुछ बोलता है कि आन्या आगे बोलता है, आपके ऊपर प्ले बॉय की टैग क्यों लगा हुआ है? आदित्य कुछ देर के लिए चुप हो जाता है। तभी आन्या हिचकिचाते हुए, क्या सच में आपको रोज लड़कियों की? वह आन्या के पास आते हुए उसके कमर में उसे अपने पास खींच लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए, बस तुम इतना समझ लो, कुछ जरूरत थी जो पूरी करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ता था। आन्या, क्या मैं भी आपकी एक जरूरत हूँ? आदित्य की पकड़ आन्या पर कस जाती है और वो थोड़े रूड अंदाज में बोलता है, मिसेज राजवंश, क्या मैं तुम्हारे साथ रोज फिजिकल होता हूँ? आन्या अपनी नजरें नीचे कर नामे सिर हिला देती है। तो आदित्य उसका चेहरा ऊपर कर, नीड हर रोज होती है। अगर तुम मेरी नीड होती तो हर रोज मैं तुम्हें अपनी बिस्तर पर उस तरह से फिजिकल होता। आन्या कुछ और बोलना चाहती थी। तभी आदित्य थोड़े कड़क आवाज में, मिसेज राजवंश, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम मुझ पर इतने दिन से विश्वास नहीं कर पा रही हो। मैं तुम्हारी समस्या को समझता हूं, पर तुम्हें अब तक समझ जाना चाहिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। इस समय आने वाले समय में तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कभी कोई नहीं हो सकता, चाहे वो मेरी नीड ही क्यों ना हो। ये बोल वो आन्या को छोड़ वहां से चला जाता है। आन्या को अब गिल्ट महसूस होता है अपनी बातों को पूछने का। पर उसमें उसकी भी क्या गलती थी जिस आदित्य के ऊपर वो एक नजर भी किसी की बर्दाश्त नहीं करती थी। वो आदित्य हर रोज किसी के साथ सोता था। जब तक उसकी याददाश्त वापस नहीं आई थी बात अलग था, पर याददाश्त आने के बाद वह कितना ही दिल में तड़पती थी, यह सिर्फ वह जानती थी। अपने मन की बातें वो आदित्य से पूछने से ना रोक पाए। आन्या जब बाहर आती है तो देखती है आदित्य वहां पर नहीं था। वो एक गहरी सांस लेकर, कितने ज्यादा सेल्फिश घमंडी अगडू इंसान है। इतनी भी क्या नाराजगी कि मुझे बिना बाय बोले चले गए, मैं भी उनसे बात नहीं करूंगी। ये बोल वहां जो ड्राइवर खड़ा था उसके पास चली जाती है और कार में बैग रखकर बैठ जाती है। वो ड्राइवर को कपूर हाउस चलने के लिए बोलती है। ड्राइवर गाड़ी चला देता है। उसके गाड़ी जाते ही उसके पीछे 3-4 गाड़ियां और भी बाहर निकल जाती है। आन्या के चले जाने के बाद कुछ ही देर बाद ही शिवी जो अपने रूम में सो रही थी वह उठती है। बाथरूम जा शॉवर लेकर जैसे ही नीचे आती है तो घर में उसे खाली खालीपन लगता है। तभी वो किचन में मीना को काम करते हुए देखती है और पूछती है, मीना, घर में कोई दिख नहीं रहा है, सब है कहाँ पर? मीना, आज आप काफी लेट उठी हो दीदी। आदित्य भैया तो सुबह ही चले गए और वीर भैया भी सुबह से नहीं दिख रहे हैं और अधीरा भैया अपने रूम में सोए हुए हैं और अभी कुछ देर पहले आन्या दीदी अपने मायके गई है। ये सुनते ही सीवी गुस्से से भर जाती है और बोलती है, महारानी अपने गई शादी अटेंड करने और मुझसे पूछा भी नहीं, कितनी मतलबी हो गई है। ये बोल वो काफी लेकर अपने रूम की तरफ चली जाती है। उसे आन्या पर काफी गुस्सा आ रहा था। इन कुछ दिनों में उन दोनों में सब कुछ ठीक सा हो रहा था, पर फिर से आन्या का उसे इग्नोर करना अच्छा नहीं लगा। वो रूम में जाकर बेड पर बैठ जाती है। तभी उसकी नजर मिरर पर जाती है, जिस पर एक बड़ा सा कागज लटक रहा था, या यूं कहा जाए हवा से फड़फड़ा रहा था। शिवी उस कागज के पास जा उसे लेकर बेड पर रख पड़ने लगती है। हेलो मेरी जान, मैं तुम्हारी प्यारी सी भाभी। ये पढ़ते ही शिवी की आंखें सिकुड़ जाती है। तभी आन्या आगे बोलती है, जब मैं तुम्हारे रूम में आई तो तुम अपनी गहरी नींद में थी, इसलिए मैंने तुम्हें जगाना ठीक नहीं समझा। आज से मेरे घर में शादी के फंक्शन शुरू हो रहे हैं और मैं तुरंत वहां के लिए निकल रही हूँ। तुम भी अपना सामान पैक कर शाम तक घर पर आ जाना, क्योंकि मैं अपनी नंद रानी को अपने पास रखना चाहती हूँ और मैं तुम्हें मिस करूंगी। ये सब सुन और पढ़ वह अपना सिर नागवारी से हिलाती है और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वही ओल्ड राजवंश में सभी अपने हाल में बैठे हुए थे। तभी राघवेंद्र जी की थोड़ी तेज आवाज में पृथ्वी पृथ्वी जो अखबार पढ़ते हुए चाय का आनंद ले रहे थे, वह राघवेंद्र जी का आवाज सुन उनकी तरफ देखने लगते हैं। राघवेंद्र जी उसे स्टडी रूम में चलने का इशारा करते हैं तो पृथ्वी अपने चाय को वहीं छोड़ उनके पीछे चल जाता है। स्टडी रूम में इस समय दोनों आमने सामने थे। राघवेंद्र जी, पृथ्वी, तुम मुझसे बात कब से छिपाने लगे? पृथ्वी ना समझी में उन्हें देखते हुए, क्या हुआ पापा? राघवेंद्र, हमारे घर की बच्ची हमारे पास वापस आ गई है और तुमने यह बात मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। पृथ्वी जी समझ जाते हैं राघवेंद्र जी किस बारे में बात कर रहे हैं। तभी वो कुछ कह पाते कि राघवेंद्र जी कहते हैं, आदित्य का तो मुझे समझ आता है कि वो हमसे कुछ बताना जरूरी नहीं समझते हैं, पर आपने भी बताना जरूरी नहीं समझा। पृथ्वी, हमें कुछ समय पहले ही यह बात पता चली है पापा। राघवेंद्र जी थोड़े गुस्से में, जब पता चली तब बता देना चाहिए था कि शिवी हमारी खोई हुई बच्ची है। जब भी हम उस बच्ची को देखते थे मुझे यही लगता था कि हमारी शिवी है, पर हम अपने दिल को ये समझा लेते थे, पर हमें क्या पता था हमारी बच्ची हमारे सामने ही है। तभी उन्हें धम्म से कुछ गिरने की आवाज सुनाई देता है। वो दरवाजे पर विभा जी खड़ी रहती है, जिनके हाथ से पॉट जो बगल में रखा था वो गिर जाता है। वो पृथ्वी के पीछे आ रही थी और उन लोगों की बातें सुन लेती है। ये सुनते ही विभा जी वहां से तुरंत भागकर नीचे जाती है।
पृथ्वी पापा शिवी मिल गई है, ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। कौन सा दुश्मन है जो हमारे घर के बच्चों पर अपने नजर बनाए रखा है? इसीलिए आदित्य ने मुझे मना किया था। राघवेंद्र जी बात को समझते हुए तुरंत बाहर निकलते हैं। तब तक तो लेट हो चुका था। विभा जी जाकर दादी के गले लगकर रोने लगती है और उन्हें सब कुछ बताने लगती है। दादी के भी आंखों में आंसू थी, वह रोते हुए बोलती है, मेरी बच्ची मुझे मिल चुकी है। मैं आपसे बोलती थी कि शिवी मेरी बच्ची जैसी लगती है और किसी को भी फर्क नहीं था, कोई मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। ये बोल वो रोने लगती है। तिलक, अदिति, तिलक की मां सुमन, सभी लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। विभा जिद करते हुए, मुझे अपनी बेटी के पास जाना है, मुझे जल्द से जल्द उसके पास जाना है, उसे अपने एहसास के साथ उसे गले लगाना है। ये बोल वो रोने लगती है। तभी पृथ्वी जी उनके पास जाते हुए, विभा मेरी बात तो पहले सुनिए। विभा उनके हाथ को झटक कर बोलती है, कुछ नहीं सुनना मुझे आपकी बात, आपको क्या फर्क पड़ता है मेरे तकलीफ से? पृथ्वी, विभा आप ऐसा मत कहिए, पहले मेरी बात तो सुनिए। विभा, अगर आपको फर्क पड़ता तो आप मुझे मेरी बेटी से दूर नहीं करते। दादी भी बोलती है, अब मैं भी नहीं रह सकती, हम जो एक हफ्ते बाद जाने वाले थे पर हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द चले। राघवेंद्र जी और पृथ्वी की एक दूसरे को देखने लगते हैं। वहीं आन्या तक कपूर हाउस पहुंच चुकी थी। वह अंदर जाती है तो देखती है अंदर का माहौल ही कुछ अलग है। बड़ा शांत माहौल लग रहा था। तभी आन्या पापा आलोक जी की नजर आन्या पर पड़ती है तो वो तुरंत उठकर खड़े हो जाते हैं। आन्या जाकर उनसे गले लग जाती है और बोलती है, पापा क्या हुआ, घर में सब इतने शांत शांत क्यों है? आलोक जी, कुछ नहीं बेटा, आप पहले अंदर आइए। तभी सुधा जी वहां पर आ जाती है। आन्या जाकर उनसे भी गले लग जाती है। सुधा जी उसके सिर पर हाथ थपथपा देती है। आन्या आलोक जी की तरफ देखते हुए, पापा घर तो बिल्कुल भी शादी के माहौल जैसा नहीं लग रहा है, क्या हो गया है, कुछ बात है क्या? आलोक जी, कुछ नहीं बेटा, अब परेशान ना हो। और बोलते हैं, ऐसा है शादी फार्म हाउस से हो रही है और सारे लोगों का यही विचार हुआ है कि लड़का और लड़की के परिवार वाले भी साथ में फंक्शन एंजॉय करेंगे तो इससे शादी की खुशी दोगुनी हो जाएगी। ये सुन आन्या एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है, ये तो बहुत अच्छी बात है पापा। वैसे किट्टू कहाँ है, वो कहीं दिख नहीं रही है। आलोक जी, वो अपने रूम में है, तुम भी जाओ आराम कर लो, फिर सब लोग साथ में लंच करते हैं, उसके बाद हमें शाम को फार्म हाउस के लिए निकलना है। आन्या हाँ में सिर हिलाती है और जाते हुए एक बार आलोक जी को देखते हुए, पापा मैं चाहती हूँ ना मेरे ससुराल वालों को भी शादी में इनवाइट करे, मुझे अच्छा लगेगा। आलोक जी आन्या को देखने लगते हैं और एक गहरी सांस लेकर हाँ में सिर हिला देते हैं। आन्या कीर्ति के रूम में जाती है जहां पर पहले उन दोनों का रूम एक साथ ही था। वो देखती है कीर्ति अपने कपड़े पैक कर रही है। ये देख आन्या दरवाजा खटखटाते हुए बड़े ही मस्त मौला अंदाज में बोली, वाह भाई क्या बात है, आपको तो बड़ी जल्दी है शादी करने की। कीर्ति जैसे ही यह आवाज सुनती है वो देखती है कि वहां पर आन्या खड़ी है। आन्या को देख उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और दौड़कर आन्या के गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। आन्या जिसे कुछ समझ नहीं आता कि कीर्ति रो क्यों रही है, वो उसके सर को सहलाते हुए, अरे पगली तू कौन सा दूर जा रही है, तेरा पास में ही ससुराल है और तू ऐसे रो रही है जैसे विदेश में जा रही है। पर कीर्ति का रोना और बढ़ जाता है। अब आन्या के भाव थोड़े बदल जाते हैं। वह कीर्ति को अपने से दूर कर करते हुए, क्या हुआ है कीर्ति, क्या बात है बेटू, बता तू रो क्यों रही है? कीर्ति के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और वो फिर से आन्या के गले लग जाती है। आन्या समझ जाती है बात कुछ बड़ी है। आन्या को घबराहट होने लगती है और बोलती है, देख कीर्ति ज्यादा सस्पेंस मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो मुझे बता क्या बात है। वो कीर्ति के आंसू पोंछती है और उसे बिस्तर पर बैठा पहले उसे पानी पिलाती है, उसके बाद उससे पूछती है तो कीर्ति उसे सब कुछ बताने लगते हैं। जैसे जैसे आन्या को अपने साथ हुए पूरब की बदतमीजी, ड्रग से लेकर वीर से मिलने तक, वीर से शादी तक की सारी बातें वो एक एक कर बताती है। इस बीच कई बार आन्या के चेहरे के भाव बदलते गए। कुछ देर तक रूम में शांति का माहौल बना रहता है। तभी आन्या थोड़े गुस्से में बोलती है, कीर्ति तूने अब तक इतना कुछ सहा और तूने मुझे कुछ बताना जरूरी नहीं समझा? क्या तुझे अपनी बहन पर भरोसा नहीं था? मैं उसका पूरा का पूरा मुंह तोड़ दूंगी। उसकी हिम्मत भी कैसी हुई तेरे साथ ऐसा हरकत करने की, और तू किस बात की इंतजार कर रही है? तुझे पापा से इस बारे में बताना चाहिए था। क्या पापा तुझे तेरी शादी ऐसे इंसान से कभी करते? कीर्ति, नहीं दी, पापा से कुछ नहीं बताना है, नहीं तो मेरे और वीर की ऐसी फोटो है जो लिख कर देगा तो सोसाइटी में पापा की बहुत बदनामी होगी। वैसे ही आपकी शादी में बहुत कुछ हो चुका है पापा, और बदनामी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आन्या गुस्से में, तो क्या तू सब कुछ बर्दाश्त करेगी? कीर्ति, मुझे नहीं पता है, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। आन्या, पहले तो मुझे भाई पर गुस्सा आ रहा है, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया और इतना कुछ हो गया, और फिर जब तुम दोनों की शादी हो चुकी है तो फिर इस शादी का कोई मतलब ही नहीं है। मैं इस बारे में पापा से बात करती हूँ। ये बोल उठने लगती है तो कीर्ति उसका हाथ पकड़ते हुए, नहीं दीदी, अगर इस शादी की बात पता चली तो वह ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आन्या कुछ सोच बिस्तर पर बैठ जाती है और कीर्ति उसके सीने से लग जाती है। आन्या उसके बालों को सहलाते हुए, तू टेंशन ना ले, उसे पूरब को तो मैं छोड़ूंगी नहीं।
अब आन्या को क्या पता था समस्या सिर्फ कीर्ति के लिए नहीं खुद उसके लिए भी पूरब ने खो दी है। और वह क्या ये तो हमें स्टोरी में ही पता चलेगी। वहीं नीचे आलोक के कमरे में सुधा जी अपना गुस्से में सामान भर रहे थी। आलोक जी कब से हाथ बांधे खड़े उन्हें ही देख रहे थे। तभी आलोक जी बोलते हैं, सुधा आप मुझसे कब तक बातें नहीं करेगी। सुधा बिना उन्हें देखे फीकी मुस्कुराहट से, बात करने के लिए कुछ बचा है। आलोक जी आप समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं। आप जानती हैं आन्या के ऊपर हमेशा खतरा बना रहता है और ऊपर से उसे आदित्य के न जाने कितने सारे दुश्मन है और आदित्य की परछाई वो वीर है। क्या चाहती है मेरी दूसरी बेटी भी जहन्नुम में चली जाए। सुधा जी गुस्से में अपने कपड़े फेंकते हुए, और आप क्या चाहते हैं वह बिना किसी प्यार के किसी भी रिश्ते में बंध जाए। आलोक जी आप हमारे इज्जत के बारे में सोचिए। सुधा जी मुझे किसी की इज्जत के बारे में नहीं सोचना है, मुझे चिंता है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के बारे में जो आप उसकी जिंदगी बर्बाद करने जा रहे हैं। आलोक जी गुस्से में, क्या चाहती है मैं समाज में खड़े होने लायक भी ना बचूं। मेरी जिंदगी बड़ी मुश्किल से समाज में चलने लायक बनी है, नहीं तो आपकी उस बहन ने मेरी जिंदगी को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सुधा भी गुस्से में उनकी तरफ देखते हुए, मैं अपनी बहन के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी, एक बात आप याद रखें। आए आलोक जी मुस्कुराते हुए, क्या बात है आप ऐसी औरत की साइड ले रही है जो आपकी सौतन है। सौतन बनने से पहले वो मेरी बड़ी बहन है। आलोक जिसने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। सुधा आलोक जी की तरफ देखते हुए, आप बात दूसरे की दूसरी तरफ घुमा रहे हैं। बात यहाँ कीर्ति की शादी की हो रही है ना कि मेरी बहन की। और आज यदि मेरी बहन जिंदा होती तो आपकी बोलती ऐसे ही नहीं चलती। ये सुन आलोक जी तिल मिला जाते हैं और बोलते हैं, क्या मैं उससे डरता हूँ, और हाँ मैं कैसे भूल जाता हूँ कि खून तो आप उसी की है, तो सोच आपकी कैसे बदल सकती है। वो गुस्से में जाने लगते हैं और फिर रुक कर कहते हैं, कीर्ति मेरी बेटी है, उसकी जिंदगी में जैसे चाहूंगा वैसे ही जोड़ी जाएगी। एक बार आप कान खोलकर सुन लीजिए। ये बोल बह चले जाते हैं। सुधा जी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वह रोते हुए बिस्तर पर बैठ जाती हैं और बोलती हैं, दी आलोक जी बिल्कुल वैसे नहीं है जैसा आप बताती थी। वो बिल्कुल बदल गए हैं। उन्हें अपने गुस्से में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। काश आप इस दुनिया में होती। वहीं दूर किसी इलाके में रात के समय लगभग 8 बजे बज रहे थे और बड़ी बड़ी शिप आती जा रही थी। वहां उस जहाज पर असर का लोगो लगा हुआ था। आज का भी बड़ी माल डील होने वाली थी और इसके लिए न जाने कितने लोग नजर गधाए हुए थे। पर इतनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी की कोई परिंदा भी वहां पर कदम ना रख सके। पर कोई था जो अपने कदम रख चुका था। चिल जैसी नजर, शार्प माइंड, मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट, कदम ऐसा कि किसी को भनक भी न पहुंचे। सारे बॉडीगार्ड अपने अपने बंदूक लिए अपने पोजीशन में खड़े ये उस जहाज को लेकर जा रहे थे। असर का गार्ड एक ही 20 के बराबर था, पर कम से कम 10 से 15 गार्ड थे और सारे समुद्र के किनारे पर इंतजार कर रहे थे। तभी कोई पीछे से परछाई आता है और बिना किसी को भनक लगे न जाने कितने लोगों को गोलियों से भून डालता है। पर असर के बॉडीगार्ड भी कम नहीं थे। एक की नजर उस इंसान पर पड़ जाती है, पर वो साया इतनी तेजी के साथ सभी को मारकर नीचे गिरना कि उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। तभी एक आदमी अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए वो तुरंत फोन कॉल करता है। वो फोन अधीरा के पास जाता है। वो आदमी लड़खड़ाते हुए आवाज में, बॉस हमारा जहाज कोई हैक करने वाला है और उसने लगभग सारे साथियों को मार डाला है। तभी अधीरा तुरंत कांटेक्ट आदित्य को करता है। आदित्य हेलो। तभी उस गार्ड के कान पर गोली रखकर वो शख्स खड़ा हो जाता है। उस आदमी की हालत खराब हो जाती है। तभी वो शख्स मोबाइल को लेकर अपने कान के पास लगाते हुए सिर्फ एक शब्द, आई एम बैक। छुड़ा सकते हो तो छुड़ा लो। असर के बॉडीगार्ड इतने कमजोर निकलेंगे पता नहीं था। अब से तुम्हारा सारा सामान मेरा हुआ। ये बोल जोर जोर से हंसने लगता है।